चैप्टर 1। भीड़-भाड़ वाले पब्लिक स्क्वायर पर गर्मियों की नमी वाली हवा छाई हुई थी, जिसमें लोगों की बातों का शोर और स्ट्रीट फूड की खुशबू घुली हुई थी। इतनी गर्मी के बावजूद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पास एक छोटा झुंड यानी क्राउड जमा था। उनका ध्यान एक बड़े डिजिटल बिलबोर्ड पर चमकती सेंसेशनल खबरों पर नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा इमीडिएट स्पेक्टिकल एक पब्लिक ब्रेकअप पर था। बिलबोर्ड खुद अलार्मिंग और सनसनीखेज खबरों से फ्लैश हो रहा था, जो किसी भी समझदार नागरिक को डरा देती, पर आज यह सब सिर्फ शोर था। ईडहास्टन के मछुआरियों ने 10 लोगों के घूमने के बराबर विशाल अबेलोन ढूंढा। शक है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर से हुआ म्यूटेशन है। ऐसे सीनिक एरिया के पुराने पेड़ों में ज्यादा ग्रोथ देखी गई। रूट्स 10 मील तक फैले, टूरिस्ट क्राउड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। धरती पर क्रैक्स दिख रहे हैं। शक है कि अबनॉर्मल अर्थ वेन्स हैं। रेलवे ट्रैक्स कई जगह टूट गई हैं, जिससे कुछ हादसे हुए हैं। आसमान से लटकती विशाल बेलें, फेरी टेल्स अब रियलिटी बन गई है। भीड़ में खड़ा एक लड़का स्नियर करते हुए अपना फोन टैप करता है। ठीक, ये तो सिर्फ क्लिकबेट हेडलाइंस है मार्केटिंग अकाउंट से, वैसी जैसे कई साल पहले पड़ोसी देश से आने वाली ज़ॉम्बी बाइट स्टोरीज थी। एग्जैक्टली, दूसरा शख्स हाँक के बोला। उनकी आंखें सामने हो रहे सीन पर जमी थी। इन सब में स्कूल ब्यूटी के ब्रेकअप जितना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। वाओ, ये सच में स्कूल ब्यूटी चू क्विंगली है। क्या गॉडेस लिली आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर रही हैं? एक कमेंटर ने फोन पर पढ़ते हुए बोला, जिससे लोगों में हंसी फैल गई। अगर मुझसे पूछो तो गॉडेस चैरिटी वर्क कर रही थी। उन्हें तो क्विंगचंग यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है, जबकि उस बॉयफ्रेंड को तो ढंग की यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली। उनका फ्यूचर तो सेम लेवल पर है ही नहीं। उसका नाम क्या था? फैंग कुछ। सबने मिलकर धीरे से जवाब दिया, फांग ई। फांगी एकदम चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर सूरज की तेज गर्मी के नीचे अकड़ गया था। वो ना भीड़ को देख रहा था, ना ही उन ल्यूरिड हेडलाइंस को। वो सिर्फ सामने खड़ी खूबसूरत लड़की स्कूल ब्यूटी चू क्विंगली को देख रहा था। उसने ऐसे बात की जैसे वो कोई केयरफुली रिहर्स्ड स्पीच दे रही हो। उसका एक्सप्रेशन कूल और अलूफ था। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है और मुझे लगता है कि हमारे बीच की चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। उसने अपनी एक्सपेंसिव ड्रेस की स्कर्ट को स्मूथ किया। हमारे स्टूडेंट डेज का प्यार आखिर में वो मोड़ लेता है जब हम दोनों को होश आता है। फांगी शांत रहा। उसकी नज़र स्टेडी थी, पेट जाट टकटकाई नहीं रही थी। शायद बस ऐसे वक्तों में ही हमें रियलाइज होता है कि हम कंपैटिबल नहीं हैं। लाइफ में साथ चलने के लिए करेज चाहिए और सोशल स्टेटस में वेल मैच्ड होना भी ज़रूरी है। चू क्विंगली ने आखिर में उसकी आंखों में देखा। उसकी डार्क गेज में थोड़ी सी सुपीरियॉरिटी थी। तो चलो ब्रेकअप करते हैं। कुछ ही दूर पर क्राउड एक्साइटमेंट से वाइब्रेट कर रहा था। हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोई भी मेथड ट्राई करो मुझे रोकने की, तो वो इम्पॉसिबल है, क्विंगली ने सोचा, उस शख्स को देखते हुए जो पिछले 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या शौक इतना ज्यादा है कि वो कोलैप्स हो गया, उसका दिमाग टूट गया? ऑन लुकर्स की फरगोशिया और भी क्रूअल थी। ऑफ कोर्स वो स्कूल ब्यूटी है। क्या उसे तुरंत घुटने टेक कर बेग नहीं करना चाहिए वापस आने के लिए? पर उसकी शक्ल से वो रिच ब्यूटी के बिल्कुल अनवर्दी है। अ टोड वांटिंग टू ईट स्वॉन मीट। मेंढक चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। काश मैं होता। क्विंगली ने आंसुओं, प्लीडिंग और ड्रामा का इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ। फांगी ने धीरे से सांस ली, एक सांस जो दुख से ज्यादा राहत लग रही थी। ओह ठीक है। ये 2 सिंपल शब्दों ने सफोकेटिंग टेंशन को चीर दिया, जो चू क्विंगली स्टन रह गई। क्या? उसने चिल्लाया। उसका कंपोजर पल भर के लिए टूट गया। और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूं, उसने स्टैमर करते हुए मुड़कर जाने लगी। ब्रेकअप को उसके स्टेटस, उसके फ्यूचर और उसकी नाकामी के बारे में होना चाहिए था, ना कि ये एफर्टलेस डिसमिसल। वो वापस पलट गई। है तुम? फांगी ने उसे बिल्कुल बेदिली यानी अटर डिसइंटरेस्ट से देखा और अपनी खाली कलाई पर टाइम चेक करने के लिए हाथ उठाया। और कुछ है क्या? इतना सीधा साधा? क्या वो प्रिटेंड कर रहा है या ये असलियत है? क्विंगली का दिमाग दौड़ने लगा, सीन पर कंट्रोल वापस पाने के लिए। उसने जबरदस्ती एक स्नियर यानी कि एक हंसी दिखाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम असल में क्या सोच रहे हो। तुम जो भी मेथड यूज करो, मैं वापस नहीं आऊंगी। फांगी ने उसे काट दिया। उसकी आवाज फ्लैट और डिसमिसिव थी। ज्यादा खुश मत हो स्कूल ब्यूटी। मैं उसके पीछे अंधेरे, अजीब और ल्यूमिनस होराइजन की तरफ देखा। मैं बहुत बिजी हूं तुम्हारे बिना। उसने कर्ट आखिरी नोट किया। समझ गई?
उसने उसकी तरफ पीठ की ओर चला गया, जिससे उसकी परफेक्टली प्लान्ड फेयरवेल वहीं टूटकर बिखर गई। फांगी अपने पब्लिक ह्यूमिलिएशन के सीन से दूर चला गया, पर उसका दिमाग पहले ही बहुत दूर था। ऊपर का आसमान इम्पॉसिबल कॉन्ट्रास्ट्स का कैनवस था। गहरे घूमते हुए काले बादल थे, फिर भी सुनहरी रोशनी का एक चमकता झोंका उस अंधेरे को चीरकर स्क्वायर को रोशन कर रहा था। नो वे, इतना कैजुअल। उसने च्यू क्विंगली और भीड़ की हैरान सरगोशियां पीछे सुनी। वो जानता था कि उनकी हैरानी बीविल्डरमेंट पैथेटिक थी। च्यू क्विंगली और ये लोग आने वाले संकट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पैसा, एजुकेशन, करंट सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स सब राख बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि अभी वाला फांगी एक पुनर्जन्मित व्यक्ति था जो फ्यूचर डिजास्टर से लौटकर आया था। अपनी पिछली जिंदगी में इस पल से पहले वो सिर्फ फांगी था, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब सामने खड़ी च्यू क्विंगली सिर्फ एक दूर की अनजानी पुरानी पहचान थी। एक तेज डिजिटल चाइम से उसके विचार टूटे। डिटेक्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल प्योरली कमेंस होने में 361 दिन 11 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल शुरू होगा तो दुनिया में अनजान अर्थ शैटरिंग चेंजेस होंगे। अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेकर मुझे वरी करना है, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ अगर वो स्कूल ब्यूटी थी? रेप्यूटेशन का क्या? सब कुछ तो वैसे भी रीशफल होने वाला है। असली संकट तो ब्लू स्टार पर सभी इंसानों के लिए था। पास्ट लाइफ की याद उसके पिछले रूप की दुख और निराशा के तूफान की तरह वापस आ गई। एक जिंदगी जो कल रात ही खत्म हो गई थी इस रीबॉर्न फांगी के लिए। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स रीशफल होंगे। कल्टीवेटर्स का एरा आने वाला है। पावर ही सब कुछ बन जाएगा। उसे अपनी मौत याद थी। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो बहाव में बह गया था, स्ट्रगल कर रहा था जिंदा रहने के लिए, डेस्परेट था उस डिजास्टर को इंडोर करने के लिए। पर उसने अपने देश को गिलते देखा, लोगों को तकलीफ में देखा। आखिर में वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के पीछे पड़ने से बच नहीं पाया। वो निराशा में मरा। उसकी इच्छा और बदले की आग पीक पर थी। शायद इसीलिए मुझे इस सिस्टम ने चुना, अभी वापस आने के लिए, ऑफिशियल स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल से 1 साल पहले। रुको, तुम कौन हो? उसने उस आवाज से पूछा था जो जिंदगी और मौत के बीच के पल में बोली थी। ये सिस्टम अल्टीमेट यूनिवर्स से आया है। ये कॉस्मिक मिस्ट्रीज वाले टॉप टियर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहा है। होस्ट जब स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स को टच करता है तो ये ऑटोमैटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स को कंपाइल कर सकता है। करेंटली टेक्निक्स ओन्ड 0। उसने अपने पिछले रूप की एक भूत की तरह तस्वीर देखी जो एक शहर के खंडरों में टूटी हुई पड़ी थी। ये तुम्हारी एंडिंग थी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन और ट्रिलियंस ब्लू स्टार के लोगों की। अब फांगी वापस था। सिस्टम नया असेसमेंट कर रहा है। होस्ट इस सिस्टम से बाइंड कर लिया है। नया ट्रैक ओपन हो रहा है। दुनिया में हर चीज़ इस सिस्टम के कंपाइलेशन के लिए मटेरियल बन सकती है। प्लीज़ हार्डवर्क करें, पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज़ कलेक्ट करें, एक पावरफुल कल्टीवेटर बने, दुनिया को बचाएं। फांगी अब एक पब्लिक बस में था, दुनिया को तेजी से गुजरते हुए देख रहा था। मीडिया अभी भी कोडेड वार्निंग्स के साथ बस कर रहा था। ऑफिशियल्स ने ना तो रीअश्योर किया, ना ही रीसेंट अनोमलीज को डिनाई किया, बल्कि रेजिडेंट्स को प्रिकॉशंस लेने की याद दिलाते रहे। ये सटल अप्रोच उसने पहचाना झाया का कंसिस्टेंट मेथड था। एक सॉफ्ट वार्निंग जो लोगों को शांत दिमाग रखने और ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस के थ्रू अपने देश पर भरोसा करने की इजाज़त देता था, जैसा कि दूसरे देशों में होने वाले कियोस से अलग था। मतलब जहां पर कुछ समझ से बाहर हो रहा है तो मुझे वहां जाना चाहिए। मतलब जहां पर कुछ समझ से बाहर हो रहा है मुझे वहां जाना ही चाहिए। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक स्क्रॉल किए। ट्रेंडिंग नंबर 1, क्विंगचैंग यूनिवर्सिटी में यूवी इंटेंसिटी लगभग 1 सदी में सबसे ज्यादा पहुंची, हाई टेम्परेचर वार्निंग जारी। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से सेफ्टी पर ध्यान देने और सन प्रोटेक्शन मेजर्स लेने की रिक्वेस्ट की। अनोमलीज तो पहले ही शुरू हो गई थी, सिर्फ जाइंट एबिलॉन या फैलती रूट से ही नहीं बल्कि एलिमेंटल इंस्टेबिलिटी से भी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, फांगी ने सोचा। ये हाई यूवी इंटेंसिटी सिर्फ वेदर फिनोमिनन नहीं था, ये एक सिम्टम था। यूनिवर्सिटी एक फेमस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, टैलेंटेड स्टूडेंट से भरी हुई, पर उसकी पिछली लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। ऐसे हाई टेम्परेचर्स में लोग मर जाएंगे। उसे वहां पहुंचना था। क्विंगचैंग यूनिवर्सिटी उसके लिए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट ढूंढने का पहला मौका था, सिस्टम के कंपाइलेशन के लिए मटीरियल। फांगी बस से उतरा और यूनिवर्सिटी के सूने नॉर्थ गेट की तरफ चलने लगा। बस की खिड़कियों से बाहर की दुनिया आंखों को चौंधिया रही थी। सनसेट ऑरेंज और पिंक का जेंटल ग्रेडियंट नहीं था, बल्कि गोल्डन और क्रिम्सन का वॉयलेंट हाइपर सैचुरेटेड ब्लास्ट था, जो स्किन को गर्म लग रहा था। हवा शिमर कर रही थी और आसमान एक अपोकलिप्टिक मास्टरपीस जैसा लग रहा था। उसने 2 स्टूडेंट्स को गेट की तरफ दौड़ते देखा, जो गर्मी में साफ स्ट्रगल कर रहे थे।
ये क्या है? जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने पेवमेंट के नीचे एक अजीब सी थरथराहट महसूस की और यूनिवर्सिटी की दीवार के पास जमीन से एक चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये सूरज नहीं था, ये कच्ची प्राइमल एनर्जी थी। डिटेक्टेड वायलेंट सोलर रेडिएशन अनोमली, कल्टीवेशन टेक्निक कंपाइलेशन के लिए सूटेबल। वो रोशनी फांगी से टकराई, उसके सेंसेस को ओवरवेल्म कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो एक भट्टी में डूब गया हो, उसकी खाल जल रही हो, उसका खून खौल रहा हो, उसके दांत घिस गए। गू। उसने रूट्स महसूस की, थोके, कांटेदार ऑर्गेनिक रूट्स जो उसकी आंखों और पैरों के कोटे के इर्द गिर्द लपट रही थी। वो अनोमली से कंज्यूम हो रहा था। होली क्रैप, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? सुपर सेयन? नहीं, वो जानता था ये क्या है। सिस्टम काम कर रहा था। कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस है, प्लीज वेट, टेक्निक्स ऑब्टेन हो रही हैं। दर्द बहुत ज्यादा था, उसकी मसल्स और हड्डियों को फाड़ रहा था, पर उस एगनी के नीचे पावर का एक ब्लिसफुल सर्ज उठने लगा। उससे लगा जैसे उसके शरीर की हर सेल शुद्ध स्कॉर्चिंग एनर्जी से ओवरलोड हो रही थी। क्या ये कंपाइल हो गया? मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। अचानक वो चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी एक साथ आ गई और एक नाम सीधा उसकी चेतना कॉन्शियसनेस में जल गया। गोल्डन यांग ब्रेकिंग हेवन मेथड। रोशनी कम हुई, दर्द पीछे हटा और बेलें धूल में मुरझा गईं, जिससे फैंग्यू सूने स्कॉर्चिंग हीट में अकेला खड़ा रह गया। वो जिंदा था, वो एक कल्टीवेटर था। पावर का एरा उसके लिए शुरू हो चुका था। चैप्टर 2। छिंगचैंग यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आज कुछ अलग ही वाइब थी। ओरिएंटेशन डे का दिन था। हवा में एक्साइटमेंट लिटरली फीड हो रही थी। नए स्टूडेंट्स, फ्रेश फेसेस, हाथ में सूटकेसेस, आंखों में सपने, वॉकवेज पे भीड़ बन के घूम रहे थे। हर तरफ से किसी न किसी की फ्रेंडली आवाज आ रही थी। क्लासमेट, किस बिल्डिंग जा रहे हो? मैं दिखा देता हूँ। एक मस्कुलर लड़का बोला, स्माइल परफेक्टली प्रैक्टिस की हुई थी। क्लासमेट, लगेज हैवी लग रहा है, हेल्प चाहिए? दूसरा स्टूडेंट बोला, एक छोटी सी लड़की के सूटकेस पे नजर डाल के। तीसरा ग्रुप, क्लियरली कोई क्लब रिक्रूटमेंट टीम, हर पासिंग स्टूडेंट को फ्लायर्स पकड़ा रहा था। क्लासमेट, ये हमारा क्लब है, एक बार देख लो, अगर इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। इस हंगामे में लिनफान क्वाइटली भीड़ के बीच से निकल रहा था, बिना किसी में इंटरेस्ट लिए। उसकी आंखों में एक सिनिकल सी ठंडक थी। लव स्ट्रक फूल्स, उसने सोचा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पे थी, पर वो मुस्कान मीठी नहीं, कड़वी थी। कुछ हफ्ते पहले उसका रिलेशनशिप टूट गया था। एक कॉमन कहानी सही, लेकिन उसके लिए वो चैप्टर जख्म बन गया था। अब जब ये नए स्टूडेंट्स फ्लर्ट कर रहे थे या दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए सब बस एक याद दिला रही थी, उस टेस्ट की जो वो भूलना चाहता था। तभी एक आवाज ने भीड़ का शोर काट के उसके कान में सीधा घुस गई। लकी ना, हम सेम सिटी में आ गए, सिर्फ आधा घंटे का डिस्टेंस है। हाँ, रोज मिल सकते हैं अब भी। लिन फान ने अपना जॉ कस लिया। दिलों में दूरियां कब छोटी या बड़ी बन जाए, वो अच्छी तरह जानता था। वो और याद नहीं चाहता था। उसने नेक्स्ट हेल्प ऑफर को सूखी सी आवाज में काटा, थैंक्स, नॉट नेसेसरी, और अपने अंदर के अनईजी फीलिंग पे ध्यान दिया। तभी अचानक त्रेंग, सायरन्स और एक ऑटोमेटेड मशीन की आवाज ने पूरे कैंपस का मूड बदल दिया। वार्निंग, वार्निंग, नॉर्थ कैंपस गेट हाई टेम्परेचर वार्निंग, स्टूडेंट्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नॉर्थ गेट, डू नॉट अप्रोच। पूरा क्राउड एकदम फ्रीज सा हो गया। हाई टेम्परेचर वार्निंग? ओरिएंटेशन डे में भी? किसी ने हल्की सी हंसी में बोला, पर लिनफान सीरियस था। उसका हाथ अपने रिस्ट के छोटे से निशान पे गया। उसकी पुरानी जिंदगी की याद, एक ऐसी गलती जो वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। नो, आई नीड टू चेक इट आउट। वो भीड़ से निकल के नॉर्थ गेट की तरफ मुड़ गया, उस फॉरबिडिंग जोन की तरफ। नॉर्थ गेट का सीन किसी साईफाई मूवी जैसा लग रहा था। यूनिफॉर्म पहने हुए लोग, क्लियरली मिलिट्री या स्पेशल फोर्स, एक टाइट पेरीमीटर बना चुके थे। लिनफान भीड़ के पीछे से स्लिप करके एक लो वॉल के पीछे छुप गया। सांस अंदर खींच के बोला, फ्यू। गेट के पास हवा में कुछ अजीब सी एनर्जी चमक रही थी, एक फेंट कलर्ड स्पिरिचुअल मिस्ट जो आम स्टूडेंट्स को दिख नहीं रही थी। और तभी उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, योर कंपाइल्ड टेक्निक रिक्वायर्स नो लर्निंग, अनलॉक्ड, ऑब्टेन्ड, कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। कॉम्पिलेशन पॉइंट्स? ये क्या नया सिस्टम है? लिनफान ने धीरे से कहा,
उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये वही पहला रिपल था जो उसे पता था आने वाला है, स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवाइवल। तभी हवा में एक ठंडक दौड़ गई। पूरा एरिया, गर्मी में भी, एक पल के लिए सर्दी जैसा लगने लगा। क्या तुमने फील किया? स्काई एक पल के लिए अंधेरा हो गया, दूसरा बोला। लिन फान ने सब इग्नोर किया। जो भी है, काम का है, बाद में समझ लूंगा। यूनिफॉर्म वाले लोग चिल्ला रहे थे, हरी एंड रजिस्टर, जो रजिस्टर नहीं करेगा उसके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। पेरीमीटर री-एस्टैब्लिश करो, नॉर्थ गेट कंप्लीटली सील करो। नॉर्थ गेट के आसपास का माहौल हैवी हो रहा था। लिन फान के लिए पहली बार था जब उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी रॉ पावर में महसूस किया। सिस्टम फिर चिमका। यू हैव प्योरिफाइड ग्रेड ई कंटामिनेटेड एरिया, छिंगछैंग यूनिवर्सिटी, नॉर्थ गेट, कंटामिनेटेड एरिया, एनॉमली अकरेंस पॉइंट्स, शाह कटरी ऑफिशियल्स के मार्क किए हुए जोन्स, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के एपिसेंटर्स, डेंजर लेवल वेरिएबल। कंटामिनेटेड एरिया, शाह कंट्री ऑफिशियल्स। लिन फान के दिमाग में घूम गया। मतलब मैं अकेला नहीं हूं, दूसरे लोग भी जानते हैं। ठंडी एड्रेनलिन उसकी नसों में दौड़ गई। फिर एक और लाउडस्पीकर चिल्लाया, अलर्ट अलर्ट, नॉर्थ गेट सील्ड एरिया, अनऑथराइज्ड पर्सनल प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। ये मिलिट्री है क्या? एक फ्रेशमैन ने फुसफुसाया। बहुत ज्यादा कमोशन हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा, लिन फान ने सोचा। उसने वापस मुड़ने के लिए कदम बढ़ाया, पर उसकी नजर एक चेहरे पर अटक गई। गेट के बिल्कुल पास यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ एक बंदा खड़ा था, एक फेमिलियर बंदा। वेट, फांग यी। वो स्टूडेंट अपने फोन में सेल्फी मोड में ग्रिन कर रहा था। सर, पहले एक पोस्ट कर लूं इंस्टा पे। लिन फान ने उसे पहचाना तुरंत। फांग यी खुद को जीनियस कहता था, पर ग्रेड्स ठीक ठाक ही थे। स्टूडेंट्स लीव क्विकली। मैनमेड? एक लड़की शॉक में बोली। इतना टेरिफाइंग फिनोमिनन मैनमेड है? पर लिन फान का ध्यान फांग ही पे था। स्पिरिचुअल एनर्जी मैनमेड? मतलब कुछ लोग पहले से कांटेक्ट में हैं। और फांगी जैसे मीडियोकर स्टूडेंट का छिंगचैंग जैसी टॉप सिटी में एडमिशन सेंस नहीं बनाता। डोंट बी सिली चूक्रिन ली। वो अचानक रुक गया। चूक्रिन ली, उसकी एक्स। उसका नाम बस आदत बन गया था, दर्द भी। अब उसका ध्यान एक ही चीज पर था, उसके दिल में उठती हुई वो बर्निंग सेंसेशन। कुछ बड़ा होने वाला था। ये क्या हो रहा है? लिन फान ने अपनी चेस्ट पे हाथ रखा। गरम हवा जैसे उसके अंदर घूम रही थी, एक जगह रुकी ही नहीं, जैसे कोई आग उसके बॉडी के अंदर ही बैठे हो। उसने कोल्ड शावर लिया, एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पे चलाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। द हीट वोंट डिसिपेट। जो बोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड उसने कंपाइल और अनलॉक की थी, वो अब उसकी बॉडी में एनर्जी को सर्च करवा रही थी, पर उसके पास कंट्रोल अभी जीरो था। शाम को अपने छोटे से अपार्टमेंट में लिनफॉन ऐसे ही इधर उधर पेस कर रहा था, बेचैन, गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड। इस रेट पे आज रात शायद मैं सो भी ना पाऊं, उसने अपने आप से कहा। उसका पूरा जिस्म अंदर से जल रहा था, और उसे पूरा यकीन था नॉर्थ गेट पे जो उसने अब्जॉर्ब किया था, ये सब उसी का नतीजा है। आज इतना बड़ा कमोशन हुआ, क्या मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया? उसने तुरंत फोन उठाया। सर्च बार में उसकी उंगलियां इतनी फास्ट चली जैसे किसी चीता ने दौड़ लगाई हो। सबसे पहला रिजल्ट ब्लिंक हुआ, स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन अपडेट, रियल्म रैंकिंग। ये क्या है? लिन फान ने लिंक पे क्लिक किया। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन, याद है पहले कभी सुना था, तब सब लोग मजाक समझते थे, कोई नॉवल लिखने वाला बंदा अटेंशन ले रहा है बस। लेकिन आज जो उसने नॉर्थ गेट पे देखा था, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, स्पिरिचुअल मिस्ट, वार्निंग साइरेंस, सब कुछ मैच कर रहा था। वो स्क्रॉल करता गया और एक लिस्ट उसकी आंखों के सामने खुल गई। फर्स्ट रियल्म स्पिरिट फोर्ज, हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से मॉर्टल वेपन्स को फोर्ज करना। सेकेंड रियल्म ब्लड लाइन अवेकनिंग, डिवाइन ब्लड लाइन्स को जगाना, इनर स्पिरिचुअल एनर्जी बनाना। 5 फिफ्थ रियल्म प्राइमॉर्डियल, अल्टीमेट रियल्म। आखिर में एक लाइन लिखी थी, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल इज नाउ इनएविटेबल। ये रियल्म्स इसलिए पब्लिश किए जा रहे हैं ताकि कोई गलत रास्ते पे ना जाए। कमेंट सेक्शन में लोग या तो ट्रोल कर रहे थे या चिल्ला रहे थे, फेक है, ये लिखने वाले को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन लिनफान का दिमाग उन सब में नहीं था। वाटरमार्क, लेआउट, फॉर्मेट, उसने पहले भी ये देखा था।
अपनी पुरानी जिंदगी में। उस जिंदगी में वो सिर्फ एक आम आदमी था। कैटास्ट्रोफी के बाद उसके पास कल्टीवेशन का टाइम ही नहीं था, सिर्फ बचा रहना था। एसोसिएशन, मतलब ये सब ऑफिशियल सिग्नल था उन लोगों के लिए जो पहले से स्पिरिचुअल एनर्जी कांटेक्ट में आ गए थे। अब उसे सब क्लियर था, ये पावर को कंट्रोल करना होगा। जैसे सिस्टम ने कहा है, फिर से ट्राई करते हैं। गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड। वो फ्लोर पे बैठ गया, लेग्स क्रॉस किए, डीप ब्रेथ लिया। टेक्निक का पहला स्टेप था फ्लैश को वेपन की तरह टेम्पर करना। स्टेप 1, अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाना कि वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी कंटेन कर सके। जैसे ही उसने ब्रीदिंग मेथड एक्टिवेट की, एक गरम वॉयलेंट सी एनर्जी उसके वेन्स में दौड़ गई। मसल्स चिल्लाने लगे, ये तो स्पिरिट फोर्ज फॉर्म हो सकता है। और तब सिस्टम ने फिर से चिमका, यू कैन यूज ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन पॉइंट्स टू फोर्सिबली इम्प्लांट योर ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन डेटा इनटू एनी ऑब्जेक्ट। करेंट कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। लिन फान ने आंखें खोल दी। कॉम्पिलेशन पॉइंट्स, मैं तो भूल ही गया था। मतलब मैं अपना कंपाइल्ड डेटा गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूँ। उसने कमरे में नजर डाली। सिंपल, थोड़ा खोखला अपार्टमेंट। उसकी नज़र डेस्क पे रुके हुए एक चिप्ड पोर्सिलिन के कप पे गई। सिस्टम का मैसेज फिर फ्लैश हुआ, फोर्सेबली इम्प्लांट योर ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन डेटा इनटू एनी ऑब्जेक्ट, करेंट कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये कब भी काउंट करेगा। लिन फान ने कप उठाया। ठंडी पोर्सिलिन उसकी गर्म उंगलियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। कंज्यूम कॉम्पिलेशन पॉइंट्स टू इम्प्लांट यांग एट्रीब्यूट इनटू दिस ऑब्जेक्ट, येस नो। फोर्सेबली इम्प्लांटिंग, ये तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एन्चैंट करना हुआ, लिनफान ने समझा। अगर मैंने येस किया तो ये कप बन जाएगा यांग एट्रीब्यूटेड कप। उसका दिमाग इंस्टेंटली पॉसिबिलिटीज में दौड़ गया। अगर ये गन या चाकू होता तो क्या मैं अपना एक्सक्लूसिव वेपन बना सकता हूँ? पिछली जिंदगी का सबक याद था, बिना तैयारी के अपोकलिप्स में सिर्फ मौत मिलती है। सिस्टम के हिसाब से मुझे अलग अलग एट्रीब्यूट डेटा कलेक्ट करना होगा। एक कस्टम सुपरनैचुरल वेपन फ्यूचर में काम आएगा। टेस्टिंग का टाइम आ गया था। बेटर टेस्ट विद दिस फर्स्ट। अगर काम किया देन आई ऑर्डर द रियल थिंग। लिन फान की आंखों में ठंडी स्टील सी डिटर्मिनेशन चमकी। पिछली जिंदगी में देखे हुए मॉन्स्टर्स का फ्लैश उसके दिमाग में गया। दिस टाइम आई विल बी रेडी। उसने बिना हेजिटेट किए येस दबाया। कप में एनर्जी दौड़ गई। गोल्डन यांग एट्रीब्यूट का पहला फोर्ज कंप्लीट होने जा रहा था। गेस्ट राइट। लिन फान के होठों पे फाइनली एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल आई। चैप्टर 3। लिन फान की बॉडी से जो गर्मी, हीट निकल रही थी, वो एक कांस्टेंट इंटरनल भट्ठी जैसी थी। ये उस गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड का साइड इफेक्ट था जिसे उसने कल्टीवेट करना शुरू किया था। एक मामूली सी चाय की प्याली, टी कप, अब हल्की सी यांग ग्लो से चमक रही थी। उसके डेस्क पर रखी थी उसकी नई ताकत का एक शांत निशान। वो अपने अपार्टमेंट की घुटन भरी शांति में बैठा था, कोशिश कर रहा था कि वो जलने वाली एनर्जी शांत हो जाए। तभी एक तेज, घबराई हुई आवाज उस शांति को चीर गई। याओ याओ। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? लिन फान की भौंस सिकुड़ गई। जब से उसने स्पिरिट फोर्स रियल में ब्रेक थ्रू किया था, उसकी इंद्रियां, सेंसेस बहुत तेज हो गई थीं। अब वो नॉर्मल रेंज से बहुत आगे तक सुन सकता था। घर के अंदर नहीं, पाइप्स में नहीं। क्या ये किसी पड़ोसी का पालतू जानवर है जो चूहे जैसा लगता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। आखिर मैं अभी स्पिरिट फोर्ज रियल में आया हूँ। मेरी सुनने की शक्ति आम लोगों से ज्यादा है। दूसरे रेजिडेंट्स के घरों से आवाज़ें सुनना तो नॉर्मल है। लेकिन आवाज़ बहुत घबराई हुई और अनोखी थी। उसकी पिछली जिंदगी की भयानक यादों से खिंची हुई पहचान की एक ठंडी लहर उस पर छा गई। कुछ गड़बड़ है। वो उछलकर खड़ा हुआ और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया। आवाज का सोर्स ना तो चूहा था और ना ही कोई पालतू जानवर। वो कॉरिडोर से आ रही थी। धीमे रोशनी वाले अपार्टमेंट कॉरिडोर में बीमारी भरी ग्रे फर का एक फ्लैश उसकी तरफ लपका। कॉरिडोर में है। ये एक खरगोश था, लेकिन किसी अप्राकृतिक शक्ति से बिगड़ा। उसकी आंखें बुरे इरादे वाली भूख से चमक रही थीं। उसकी हरकतें असंभव रूप से तेज और अनुभवहीन यानी एराटिक थीं। ये खरगोश म्यूटेटेड बीस्ट है जो म्यूटेशन से अफेक्ट हुआ है। लिन फान का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक कठोर स्पष्टता, ग्रिम क्लैरिटी उस पर छा गई। मेरी पिछली जिंदगी की यादें थोड़ी दूर हैं। इस जानवर को दोबारा देखकर भी रूहें काम जाती हैं। उसने तुरंत उस प्राणी का ओरिजिन पहचान लिया। ये एक जानवर था जिसने डार्क नाइट स्पिरिट फ्रूट खा लिया था, एक रेयर चीज जो तेज अंधेरी दिशा, डार्क अलाइंड म्यूटेशन का कारण बनती है।
वो खरगोश जिसने डार्क नाइट स्पिरिट फ्रूट को निगल लिया था, अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस चीज़ की स्पीड सच में हैरान कर देने वाली है। 2 किलोमीटर दूर एक मोबाइल कमांड व्हीकल में यूनिफॉर्म्ड स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के एजेंट्स तेजी से शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। उनके कंसोल पर एक अलार्म बज उठा। वो दिखा, उस जानवर का ऑरा है। रेडियो पर एक आवाज़ आई, डार्क नाइट ऑरा दोबारा कैप्चर हो गया है। टारगेट रेजिडेंशियल एरिया में 20 किलोमीटर दूर घुस गया है। कम्युनिकेशंस पैनल पर एक एजेंट ने झट से कंफर्म किया, कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। लीडर, एक तेज आंखों और थकी हुई एक्सप्रेशन वाली औरत ने कमांड दी, पूरी ताकत से पीछा करो वरना इस एरिया के निवासियों का। सब लोग सावधान रहें। उसने स्पिरिट फ्रूट हाल ही में खाया है। म्यूटेशन एवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत संभव है कि वो इवॉल्व होता रहे और मजबूत होता रहे। लापरवाही मत करो। जानवर एक बढ़ता खतरा था, एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब जो एक घनी आबादी वाले सिविल एरिया में था। कॉरिडोर में वापस आते हैं। लिन फान म्यूटेटेड खरगोश का सामना कर रहा था। ये स्पीड और इंस्टिंक्ट का एक बुरा सपना था। क्या ये चीख पास के अनजान रेजिडेंट से आई, जिसने शायद उस जानवर की एक झलक देखी होगी। जानवर लपका। लिन फान ने आसानी से एक तरफ हट गया। उसके खुद के दिमाग में ये मूवमेंट धीमे और सोची समझी लगी। ब्रेक थ्रू के बाद बॉडी में चेंजेस सच में सिग्निफिकेंट हैं। मैं अब इसकी स्लो मोशन साफ देख सकता हूं। उसके मसल्स हैरानी तेजी से रिएक्ट किए और मूव किए और उसने अटैक आसानी से डॉज कर दिया। लेकिन ये म्यूटेटेड बीस्ट्स इतनी जल्दी दिख रहे हैं? उसने अपनी पिछली जिंदगी में खतरों के भयानक बढ़ने के बारे में सोचा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो जानता था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेन कितना खतरनाक है। मुझे याद है, जो मैंने पिछली लाइफ में देखा था उसके मुकाबले ये अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व भी नहीं हुआ है। डार्क नाइट एट्रीब्यूट्स इस समय इसकी क्षमताओं और गुस्से को तेज कर देंगे। अगर उसने इंटरवीन नहीं किया तो अंजाम तय था, वरना इस बिल्डिंग में सब लोग इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। रोकना होगा, मारना होगा। खरगोश, डार्क एनर्जी और मसल का एक ब्लर पास के एक मजबूत स्टील के दरवाजे को जोर से फड़लें, गले से निकलती हुई भूखी धाड़ें निकाल रहा था। लिन फान के पास एक फायदा था, इसकी कमजोरी इसकी पूंछ है। जैसे ही वो जानवर एक स्प्लिट सेकेंड के लिए रुका, उसकी पूंछ, जो उसके नए विकसित म्यूटेशन का सेंटर थी, एक टारगेट बन गई। लिन फान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास इससे बेहतर कुछ था, प्योर यांग एनर्जी, जमा और तैयार। उसने गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड की भयानक गर्मी को फोकस किया और उसे अपनी मुट्ठी में डाल दिया। उसके हाथ के आसपास की हवा चमक उठी, लेकिन खरगोश भागा नहीं। उसके बजाय उसने शक्तिशाली एनर्जी को महसूस किया और उस पर लपक पड़ा, जैसे कि चुंबक की तरह विरोधी शक्ति की तरफ खिंचा जा रहा हो। मेरी यांग एट्रीब्यूट पावर को एब्सॉर्ब करने की हिम्मत करता है। वो उसकी आक्रामक बेचैनी से हैरान था। उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। यांग एनर्जी सिर्फ एक चौथ के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी और गर्मी के ओवरवेलमिंग टॉरेंट के रूप में बाहर निकल गई। डार्क अलाइंड प्राणी, जो अपनी तेज म्यूटेशन से पहले ही अस्थिर था, तुरंत गिर गया। सोलर पावर कितनी भयानक और हावी है। ये खरगोश मौत को न्योता दे रहा है। एक अंधी कर देने वाली चमक, उसके बाद बिजली कड़कने जैसी आवाज सीढ़ियों में गूंज गई। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। बिजली नहीं कड़की, सिर्फ ओजोन की मेंटलिक सेंट और कुछ जलने की बू बाकी थी। लिन फान खड़ा था, तेज सांस ले रहा था। उसकी बांह जोर लगाने से धड़क रही थी। ये बंदा भूखे भूत जैसा था जो मेरी पावर को निगलना चाहता था। साफ तौर पर डार्क नाइट एट्रीब्यूट, फिर भी यांग एट्रीब्यूट के सामने भी इतना पागल, जबकि एट्रीब्यूट सप्रेशन था। सच में भूखा था। उसने जानवर के छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए अवशेषों को देखा। यह साफ तौर पर मर चुका था। यांग एनर्जी की प्योरिटी से नष्ट हो गया। बीस्ट म्यूटेशन शुरू हो चुका है। अगर मैं अभी भी वो अनअवेकेंड आम इंसान, यानी अनअवेकेंड ऑर्डिनरी पर्सन होता, तो आज यहां सब लोग शायद इस मॉन्स्टर का स्नैक बन जाते। इस मुलाकात ने उसके उद्देश्य को मजबूत किया। जिंदा रहने की लड़ाई उसने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा जल्दी शुरू हो गई थी। खतरों का मुकाबला करने के लिए और टेक्निक्स इकट्ठा करने की जरूरत है। इसी बीच पीछा करने वाली टीम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पहुंची। उन्हें कोई जिंदा जानवर नहीं मिला, सिर्फ जबरदस्त जलने वाली गर्मी का ऑरा। मर गया, टीम लीडर एजेंट ली ने बुड़बुड़ाया और सीन का जायजा लिया। एक सबऑर्डिनेट ने रीडिंग्स चेक की। टारगेट डिसीज्ड हो चुका है, शव ककड़ों में है। मैं पहले बचे हुए डार्क नाइट एट्रीब्यूट्स को रिकवर करता हूं। एजेंट ली रेसिड्यूअन एनर्जी के सोर्स की तरफ बढ़ी। एक शक्तिशाली गर्म लहर उसके चेहरे से टकराई। इतना गर्म? ये जलने वाला ऑरा, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली प्योर यांग एट्रीब्यूट, बिल्कुल क्यूचिंग नॉर्थ किड जैसा। उसने अपना रेडियो निकाला। ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर्स, खरगोश मर गया है। दूसरी तरफ की आवाज संदिग्ध थी। हाँ, मैंने नहीं मारा।
एक नया फोररनर दिखा है, हाई लेवल एट्रीब्यूट। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में इस रिपोर्ट ने तुरंत प्रायोरिटीज बदल दी। आप ये कह रहे हैं कि कंटैमिनेटेड एरिया क्यूचिंग नॉर्थ गेट का शुद्धिकरण और म्यूटेटेड खरगोश को एक ही व्यक्ति ने किया? कमांडर ने गंभीर आवाज में पूछा। सही। और हालांकि इस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ स्पिरिट फोर्ज रियल 1 स्टार है, एट्रीब्यूट बहुत प्योर हैं, क्यूचिंग नॉर्थ गेट जैसा सेम यांग एट्रीब्यूट। मैं कंफर्म करता हूं कि इस व्यक्ति का हेडक्वार्टर्स की फाइल्स में कोई निशान नहीं है, एक ऑफिशियल ने होश में आकर कहा। इतनी प्रतिभा वाले एक फोरनर, एसोसिएशन को अफसर का फायदा उठाना चाहिए कि वे जुड़ें, कमांडर ने घोषणा की। एजेंट ली के ऑर्डर्स तुरंत थे। अपने हालिया मिशंस को अभी के लिए साइड में रख दो, प्रायोरिटी है फोररनर के निशान ढूंढना, उन्हें रिकॉर्ड करना ही होगा। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मना लिया जाए। ली ने फोन रख दिया और बचे हुए शक्तिशाली ऑरा को देखा। ये व्यक्ति आखिर ये कौन है? ऑफिशियल कंसेंसस साफ था, सच में एसोसिएशन सही है, इतनी ताकत वाले कोई तो विशेषज्ञ ही होंगे, जुड़े उनसे। चैप्टर 4। सुबह का सूरज आज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। गोल्डन सनलाइट सीधा लिनफैन के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा में उड़ती धूल की पार्टिकल्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी डिवाइन लाइट ने उनको जिंदा कर दिया हो। ये रोशनी पहले सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत होती थी, अब ये उसके लिए एक इनफाइनाइट पावर सोर्स बन चुकी थी। लिनफैन ने आंखें खोली। अब सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं थी। गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक खुद उसे उठने पर मजबूर करती थी। वो कमरे के बीच में खड़ा हो गया, जैसे किसी एंशिएंट वॉरियर की तरह, अपने ऊपर गिरती सूरज की किरणों को महसूस करते हुए। कल रात डार्क नाइट रैबिट के साथ लड़ाई के बाद उसके अंदर जो हीट कंट्रोल में नहीं आ रही थी, आज सरप्राइजिंगली काफी शांत थी। उसने टेक्निक चालू की, गहरी सांसें लेते हुए सूरज की गर्मी और उसकी वाइटल एनर्जी को अंदर खींचता गया। वेकिंग अप अर्ली इज मोर कंड्यूसिव टू माई कल्टिवेशन, उसने अंदर ही अंदर सोचा। अब जब वो स्पिरिट फोर्ज रेल्म के इनिशियल लेवल पर पहुंच गया था तो उसने पहली बार रॉ अनरिफाइंड यांग एनर्जी महसूस की थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। एनर्जी उसके कोर में किसी इनविजिबल गोल्डन एक्स के चक्कर काट रही थी, जैसे कोई डिवाइन शेप बन रही हो। हाँ, इतनी जल्दी एक और ब्रेक थ्रू? उसके शरीर के इर्द गिर्द एक हल्की सी गोल्डन रोशनी चमकने लगी, जो सिर्फ उसे नजर आ सकती थी। दिनों से उसके अंदर जो तेज जलन थी, वो सब जैसे किसी ने शांत कर दी हो। सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंज उठी। यू हैव एडवांस टू घोस्ट एक्स रेल्म 2 स्टार। उसने अपने फिस्ट्स बंद किए। उसने महसूस किया उसका बॉडी अब पहले से ज्यादा सॉलिड, ज्यादा हैवी लग रहा था। ये सिर्फ टेक्निक का कमाल नहीं है, उसने सोचा। जो रेजिडुअल एनर्जी मैंने डार्क नाइट रैबिट से एब्जॉर्ब की थी, उसी का बूस्टर इफेक्ट है। लेकिन उसे पता था ऐसे पावर स्पाइक्स हमेशा नहीं मिलेंगे। आगे से स्टेप बाय स्टेप स्टेडी कल्टीवेशन, उसने खुद को याद दिलाया। अब सबसे बड़ा इशू पावर नहीं, एक्सपोजर था। जब वो कल्टीवेट करता था, पूरे एरिया में स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता था। लोग नोटिस कर सकते थे। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो चुपचाप प्रैक्टिस कर सके। शाम के टाइम लिनफैन ने एक बड़ा पार्सल खोला। टेबल पर एक सुंदर लंबी सी कटाना रखी थी, स्टील की, सिंपल सी, लेकिन उसकी आंखों में अलग चमक। पहले उसने एक छोटी फिगरीन को एन्चैंट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लास्टिक यांग एट्रीब्यूट की हीट बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस बार उसे पता था वेसल स्ट्रांग होना चाहिए। उसने कटाना को हाथ में लिया, सिस्टम इंटरफेस खुला। यूज कोड पॉइंट्स टू इम्प्लांट यांग एट्रीब्यूट इनटू दिस आइटम। यस। उसके कोर से एक एक्सप्लोसिव गोल्डन एनर्जी ब्लेड में दौड़ पड़ी। हवा में क्रैकलिंग साउंड जैसे बिजली चमकी हो। ब्लेड धड़कने लगी, डीप गोल्डन ग्लो के साथ। लास्ट टाइम वो टॉय फेल हो गया था। उसने याद किया, स्टील कुछ और ही बात है, ये रेजोनेट कर रहा है। गोल्डन रून्स ब्लेड पर उभरते हुए अंदर घुस गए। कोडिंग सक्सीडेड। अब कटाना कोई रेप्लिका नहीं लग रही थी, जैसे सूरज का टुकड़ा किसी ने स्टील में डाल दिया हो। परफेक्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब देखते हैं तेरा दम। वो बिल्डिंग के रूफ पर गया, सबकी नजरों से दूर, एक पावरफुल स्विंग मारा। श्श, एक क्रिसेंट शेप्ड गोल्डन ब्लास्ट निकला, सीधा कंक्रीट चिमनी में घुस गया। धुआं, क्रैकलिंग और एक बड़ा सा फरो। वो थोड़ा ज्यादा ही लाउड था। स्मोक का क्लाउड उठा, पूरे एरिया को अलर्ट करने के लिए काफी था। टाइम टू स्क्रैम। उसने ब्लेड को शीथ में डाला, हल्की सी स्माइल के साथ, जैसे कोई छोटा सा कांड करके बच गया हो। दूसरी तरफ एक डार्क ऑफिस में मॉनिटर्स ब्लिंक कर रहे थे। डिटेक्टेड सोलर एनर्जी फ्लक्चुएशन। हेमगैन, एक एजेंट चिल्लाया। मैं बस मिल्क टी लेने गया था और इतनी बड़ी स्पाइक मिस कर दी। एजेंट ने सिर पकड़ लिया। मॉनिटर पर एक बर्नट आउट एरिया ब्लिंक कर रहा था, लिनफैन के बिल्डिंग के पास।
वापस कमरे में लिन फैन स्ट्रेटेजिक मोड में आ गया। वेपन टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन अब उसे सिस्टम के लिमिट्स एक्सप्लोर करनी थी। मैंने यांग एट्रीब्यूट इम्प्लांट किया, पर क्या सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट तक लिमिटेड है? अगर मैं यिंग या विन टाइप एनर्जी ला पाऊं तो क्या स्टैकिंग पॉसिबल है? उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक प्राइवेट फोरम से नोटिफिकेशन आया जहां लोग रीसेंट एनॉमलीज डिस्कस करते थे। यूजर नेम YTUGG7। हेलो, आर यू ऑल्सो अ पायनियर? आई सॉ योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। यू बुकमार्क्ड द रियल्म चार्ट पोस्ट। लिन फैन ने मुंह बनाया। प्राइवेसी सेटिंग्स भूल गया। YTUGG7। हम 3 लोग हैं, सब पायनियर्स। अगर चाहें तो टीम अप कर सकते हैं। लिन फैन ने सोचा, यूजफुल इन्फो मिल सकता है। छोटे प्लेयर्स सही, लेकिन नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। YTUGG7। वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? घोस्टैक्स डिवाइन हैक स्टेज तो बहुत टफ है। रूमर है कि नेशनल टीम के बड़े लोग भी घोस्टैक्स रेल्म से आगे नहीं गए। फैंग, यानी कि लिन फैन का एलियस। दैट्स एक्चुअली इंप्रेसिव। इवन द मिलिट्री रिक्रूट्स आर घोस्टैक्स रेल्म? YTUGG7। हे, एक और रूमर, एक नया पोल्यूशन जोन ओपन हुआ है। इंटरेस्टेड हो? लूट शेयर करेंगे। परफेक्ट चांस वेपन को रियल बैटलफील्ड में टेस्ट करने का, बिना अथॉरिटीज के चक्कर में आए। फैंग, बिन्मू डिस्ट्रिक्ट, आई एम इन फॉर द टीम ऐप। एक कंप्रेस्ड फाइल तुरंत आई। डार्क रिवर मोल्टन ड्रैगन डेटा पैक .zip। उसने एक्सट्रैक्ट किया। पोल्यूशन जोन, डार्क रिवर मोल्टन ड्रैगन। ओरिजिन, टेक्टोनिक फिशर्स। म्यूटेशन, वाटर टर्न्ड इनटू मोल्टन लावा। एट्रीब्यूट, एक्सट्रीम यांग। सेम एट्रीब्यूट, परफेक्ट मैच। उसने हल्की सी स्माइल के साथ सोचा। फैंग, बिन्मू डिस्ट्रिक्ट, आई एम इन फॉर द टीम अप। बिन्मू डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल पार्क के पास धुंध और पुरानी फैक्ट्री के स्मेल में 3 लोग खड़े थे। ओल्डी, तेरा दोस्त कब आएगा? एक इम्पेशेंट आवाज सुनाई दी। सुन। ओल्ड ली ने फोन चेक करते हुए घबराए हुए अंदाज में कहा। वो थोड़ा मोटा, छोटी हाइट का आदमी था। आंखों में क्लियरली टेंशन दिख रही थी। थोड़ा आगे एक छोटी सी ग्लासेस पहनी हुई लड़की वॉल के सहारे खड़ी थी। चैंग ज़्याओ याप। उसने वॉलंटियर वेस्ट पहना था जिसमें लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टाफ, स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन। वहीं थी जिन्होंने उनको ये जगह का पूरा मैप और इंटेल दिया था। शाओया, सीरियसली, तुम्हारे मैप और इंटेल की वजह से हम ये जगह तुरंत ढूंढते। ओर्डली ने हल्का सा स्माइल दिया। बहुत डिटेल था। अरे नहीं, मुझे ही थैंक्स कहना चाहिए। आप लोग आए एक्सप्लोर करने के लिए, मैं ही खुश हूँ, चैंग ज़ाओया ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी एक्साइटमेंट छिपी थी। जब अंदर जाएं, सबको एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, ओल्डी ने सीरियस टोन में कहा। चैंग ज़ाओया ने दोनों आदमियों को देखा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन आया। हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग पायनियर नहीं लग रहा। सोचा था शायद किसी को एसोसिएशन को रेकमेंड कर पाऊंगी। तभी एक हल्की सी गोल्डन फ्लैश हवा में चमकी, इतनी तेज कि आंख से मुश्किल से दिख रही थी। शैडो से एक फिगर आगे निकला। लिन फैन, डार्क टैक्टिकल कपड़े पहने हुए। उसकी कटाना पीछे एक सिंपल लेदर शीथ में बंधी थी। उसकी आंखें फोकस्ड, इंटेंस, जैसे किसी ने आग जला दी हो। आह, फैंग फैंग, ओल्ड ली ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर रिलीफ क्लियरली नजर आ रहा था। लिन फैन ने सिर्फ थोड़ा सा सर हिलाया। मैं फैंग हूं, नाइस टू मीट यू ऑल। चैंग ज़ाओया ने उससे ध्यान से देखा, प्रोफेशनल नज़र से। ये काफ़ी यंग लग रहा है, स्पिरिट फॉर्ज रेल्म 1 स्टार का ऑरा है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में कुछ अलग है। चाहे वो नेशनल लेवल टैलेंट ना हो, एक पायनियर तो ज़रूर है। बेटर दैन नथिंग, उसने सोचा। सब लोग आ गए तो चलो मूव आउट, ओल्डी ने अनाउंस किया। ओके, सबने एक साथ जवाब दिया। लिन फैन नेचुरली फ्रंट में आ गया। उसकी हर मूवमेंट काम और एफिशिएंट थी। बिना कुछ बोले कह रहा था, आई लीड, तुम फॉलो करो। टीम ने चैंग ज़ाओया के बनाया हुए मैप का ट्विस्टेड पाथ फॉलो किया। वैंग और ओल्डली थोड़ा वॉक को लेकर कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन लिन फैन ने उनकी बात बिल्कुल इग्नोर की। वो अपने सराउंडिंग्स को महसूस कर रहा था। उसका स्पिरिट वेपन उसकी स्पाइन के साथ हल्की सी वाइब्रेशन दे रहा था। ये पॉल्यूशन जोन का सेंटर नहीं, लेकिन रेडिएशन यहीं से फील हो रही है। ये प्राइमल केओटिक यांग एनर्जी मुझे अब्जॉर्ब करनी है। कुछ ही देर में वो सब एक बड़ी सी कैवन एंट्रेंस के सामने खड़े थे। हवा अचानक हैवी और गर्म हो गई थी। नीचे जहां पहले रिवर होती थी, वहां पे अब एक मोल्टन लावा से भरा हुआ गॉर्ज था, लाल, उबलता हुआ, जैसे जमीन का खून। वी आर हियर, लिन फैन ने कामली कहा। लावा, ये तो सच में लावा है। ओल्डली एक कदम पीछे हट गया हीट के शॉक में।
तभी लावा के बीच से एक मैसिव स्केली हेड बाहर निकला, धुएं से घिरा हुआ, मोल्टन रॉक ड्रिप करता हुआ। ड्रैगन जैसे शेप में ट्विस्टेड म्यूटेशन, उसकी आंखें जैसे दो जलते हुए कोल्स। हे डेंजर, डोंट एक्ट ट्रैशली, चैंग ज़ाओया चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर यू क्रेजी, कोटिंग डेथ? लिन फान की आवाज हवा को चीरती हुई निकली, शार्प, कंट्रोल्ड, लेकिन डेडली सीरियस। ड्रैगन जैसे क्रीचर ने जोर से रोर किया, कैबिन में गूंज उठी। सुपर हीटेड हवा और मोल्टन स्प्रे ने पूरे फ्लोर को जला दिया। टीम ने पैनिक में पीछे हटना शुरू किया। क्विक, फॉल बैक, पुल आउट, ओल्डली चिल्लाया, उसकी आवाज में सीधा डर। लेकिन लिन फान, वो तो हिला भी नहीं। उसने अपने नए फौज स्पिरिट वेपन का हिल्ट पकड़ा, उसकी आंखें फ्लेम जैसी चमक रही थीं। तेरा सामना तो मैं ही करूंगा, उसने मन ही मन कहा। चैप्टर 5 कैवन के अंदर, डार्क रिवर पोल्यूशन जोन के पास। हवा इतनी गर्म थी जैसे कोई भट्टी जल रही हो। सल्फर की बदबू, सुपर हीटेड रॉक का प्रेशर, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पहले की टीम कुछ समझ पाती, मोल्टन लावा के पूल में से एक मोल्टन ड्रैगन का डरावना सर फटा, जैसे कोई सरपेंट केओटिक यांग एनर्जी से म्यूटेट हो गया हो। उसके मुंह से मोल्टन स्लाइम टपक रहा था। क्विक, फॉल बैक, पुल आउट, ओल्डली ने चीख कर बोला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बाकी मेंबर्स इंस्टिंक्ट के चक्कर में पीछे हट गए। लेकिन लिन फान ने एक कदम भी नहीं हिलाया। उस क्रिएचर से निकल रही यांग टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी गोल्डन यांग ब्रीथिंग टेक्निक को जैसे खींच रही थी। फोर्ज भी यही है, बैटलफील्ड भी, और फीस्ट भी। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अंदर के फ्लेम पर था। इनर फ्लेम इंटरनल टेम्परेचर को इतना ऊपर ले जाता है कि एक्सप्लोजन लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर जनरेट होती है। उसने ये नई टेक्निक हासिल की थी और अब उसका पहला टेस्ट होने वाला था। क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक। ब्लेड को खींचते ही उसकी असल शक्ति जागती है। हर स्ट्राइक में आग का तूफान होता है, फ्लेम और लाइटनिंग दोनों एक साथ। उसका हाथ कटाना के हिल्ट पर गया। ये वही ब्लेड थी जो उसने अभी कुछ दिन पहले यांग एट्रीब्यूट के साथ एन्चेंट की थी। स्टील ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे जिंदा हो। परफेक्ट। ये टैंग ब्लेड के साथ परफेक्ट मैच है। उसने एक सीरियल पॉइंट अपने कंपिलेशन एनर्जी से इनर फ्लेम एट्रीब्यूट एम्बेड करने में लगा दिया। स्पेंड अ सीरियल पॉइंट टू एम्बेड द इनर फ्लेम एट्रीब्यूट इनटू द टैंग ब्लेड। ब्लेड ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अब जब फ्लेम गैदर होगा, बैटल इंटेंट उसे डेटोनेट करेगा। वॉच आउट, चैशांग ने चीख कर बोला जैसे ही ड्रैगन ने लंच किया। लिन फा ने एक एक्सप्लोजन जैसा मूव किया। कटाना खींचने का मोशन इतना फास्ट था कि सिर्फ एक गोल्डन क्रिम्सन स्ट्रीक नजर आई, सीधा ड्रैगन के चमकते हुए मुंह के सामने। क्लैंग! एक धमाकेदार मेटेलिक आवाज कैवन में गूंज गई। हीट वेव ने बाकी टीम को पीछे उड़ा दिया। लिन फान की घोस्ट एक्स रियाम 2 स्टार कल्टीवेशन और ब्लेड का प्योर यांग फोर्स मिलके ड्रैगन के स्कल को डिफ्लेक्ट कर गया। ड्रैगन ने गरजकर मोल्टन ब्रेथ फूंका। फ्लोर पर लावा की बूंदें छिटक गईं। लिन फान एक लेज पर रोल करके लैंड किया, लावा पूल के बिल्कुल ऊपर। इट्स स्किन इज रिडिकुलसली टफ, उसने सोचा। क्लैश ने ड्रैगन के स्नाउट पर एक ग्लोइंग स्कॉर्च मार्क छोड़ दिया था, लेकिन हाइड अभी भी इंटैक्ट था। वीक पॉइंट पर मारना पड़ेगा। उसने पहले ही मोल्टन ड्रैगन का डेटा पढ़ रखा था। वीकनेस एब्डोमेन में थी, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी लावा फ्लो को कंट्रोल करती है। ड्रैगन और भी गुस्सा हो गया। स्केल्स सख्त हो गए, हीट ऑपरेसिव बन गई। लिन फान ने बिना सेकंड वेस्ट किए अपना पूरा यांग एनर्जी और इनर फ्लेम एट्रीब्यूट ब्लेड में डाल दिया। कटाना हल्की ग्लो नहीं, बल्कि बूमिंग क्रिम्सन फायर में लपेट गया। वोश! वो ब्लर स्पीड में ड्रैगन की तरफ दौड़ा। मोल्टन ड्रैगन ने उसे आते देखा और अपनी टेल, एक लावा एनक्रस्टेड विप, उसके सर पर मारा। लुक, ही इज ओके! वांग ने पीछे से चिल्लाया। पैनिक अब शॉक में बदल गया था। लिन फान टेल के नीचे से स्लाइड किया, अल्ट्रा लो, अल्ट्रा फास्ट, और फिर फ्लेम से जलती ब्लेड उसने सीधा बीस्ट के ग्लोइंग अंडरबेली में घुसा दी। बूम! डेटोनेशन इतना वायलेंट था कि पूरा कैवन हिल गया। इनर फ्लेम और यांग कोर का ब्लास्ट मोल्टन ड्रैगन के अंदर तक फट गया। क्रिएचर का बॉडी स्पैज़म में गया, फिर स्टिफ हो गया। उसका म्यूटेटेड कोर डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक मॉर्नफुल हिस के साथ वो लावा पूल में गिर गया। लिन फान एज पर खड़ा था,
कटाना पर लगी क्रिम्सन फ्लेम्स धीरे धीरे स्टील में वापस घुस गई। यू डिफीटेड मोल्टन ड्रैगन। गेन्ड कंपिलेशन पॉइंट्स 300। ही इज इनसेन, ओल्ड ली ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी भी हिलते हुए खड़ा हो रहा था। झांगशियाया की मुंह खुला का खुला रह गया। अ स्पिरिट फोर्स रेयम 1 स्टार, नहीं अब तो 2 स्टार, और ये टेक्निक प्योर अनटेंटेड यांग फोर्स। ये बंदा तो मॉन्स्टर है। लिन फान ने आराम से अपनी कटाना शीत की। उसका ध्यान किसी पर नहीं था, सिर्फ उस मोल्टन लावा से उठती हुई स्पिरिचुअल रेजिड्यू पर। लूट कलेक्ट हुआ, प्रॉमिस के मुताबिक स्प्लिट भी हुआ। लिन फान ने सबसे छोटा शेयर लिया। उसके लिए असल रिवॉर्ड तो यांग टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो उसने फाइट के दौरान एब्जॉर्ब की थी। सरफेस पर वापस आने के बाद उसने एनर्जी सर्ज फील की, एक टाइडल वेव जैसे अंदर तक दौड़ गई। मुझे लगता है गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक का एक और साइकिल अब ब्रेक थ्रू तक ले जा सकता है। लेकिन एक बात उसको डिस्टर्ब कर रही थी, इनर फ्लेम का एक्सप्लोसिव डिस्प्ले। ये सब इनर फ्लेम का ही इफेक्ट था। 2000 डिग्री सेल्सियस पर अनलीश करना कोई मजाक नहीं है। पावर का लालच और एक्सपोजर का खतरा दोनों उसके अंदर लड़ रहे थे। ओल्ड ली और जैंगशियाया कुछ लीक नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैंने फिर से कोई बड़ा अनॉमली क्रिएट कर दिया तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन सीधा मेरे पीछे आ जाएगी। उसको चाहिए था एक सेफ जगह। फॉरगेट इट, बैक माउंटेन ही सही। 5 मिनट बाद लिन फान बैक माउंटेन चढ़ रहा था। यहां लोग कम रहते थे, परफेक्ट प्लेस। मीनवाइल सोशल मीडिया। कल्टिवेशन नॉवल बिकम्स रियलिटी। गोल्डन लाइट शाइन्स आउटसाइड मिलेनियम केव। Purple aura rises in the east. Hashtag, and a photographer even captured a dragon flying overhead. इंटरनेट पर रूमर्स उड़ रहे थे। लिन फान जानता था, असल में ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन का नतीजा था। और हाँ, इस लेटेस्ट ब्लास्ट का जिम्मेदार भी वही था। एक आदमी को देखा गया, बड़े ब्लेड के साथ कल्टिवेट करते हुए। उन्होंने लोगों को भगा भी दिया। अनोनिमस सोर्स। लिन फान ने किसी रूमर पर ध्यान नहीं दिया। उसने माउंटेन के एक आइसोलेटेड रॉक आउटक्रॉप पर बैठकर लोटस पोजीशन ले ली। ब्रेक थ्रू का टाइम है। कहीं और एक हिडन गार्डन कॉम्प्लेक्स में सू किंग योंग सिंपल वर्क यूनिफॉर्म में रेयर स्पिरिचुअल प्लांट प्रून कर रही थी। ऑफिशियल टाइटल था गार्डन रेस्टोरेशन स्पेशलिस्ट, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो कुछ और ही लेवल की कल्टीवेटर है। फाइनली डन। उसने हल्की सी सांस ली और पसीना पोंछा। तभी उसकी सेंसेस फ्लेयर हुई। व्हाट्स दिस? दूर के माउंटेन से एक ओवरवेलमिंग ऑरा उठ रहा था। केओटिक नहीं, बल्कि फोकस्ड और टेरिफाइंगली पावरफुल। सच एन ओवरवेलमिंग ऑरा। वो आंखें छोटी करके एनालाइज करने लगी। वेट, घोस्ट एक्स रियान 3 स्टार। उसके हिसाब से इतना पावर सिर्फ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टॉप मास्टर्स में होता है। ये नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सू किंग योंग ने तुरंत अपना फोन उठाया। फिंगर्स लाइटनिंग स्पीड में टाइप कर रही थी। एसोसिएशन को तुरंत बताना पड़ेगा। माउंटेन टॉप पर लिन फान अपनी सारी एनर्जी पुश कर रहा था। उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रेक थ्रू कमेंसिंग। घोस्ट एक्स रियल्म 3 स्टार। गोल्डन लाइट का वेव माउंटेन से फूटा, जैसे छोटा सा सूरज जग गया हो। लिन फान ने अपना कोर इंटीग्रेट होते फील किया। पहली बार उसने अपने आप को इस डेंजरस वर्ल्ड में सच में पावरफुल महसूस किया। लेकिन मोल्टन ड्रैगन का बैटल उसको सिर्फ स्ट्रांग नहीं बना गया, उसने उसका नाम ऑफिशियल स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के रडार पर ला दिया था, एजेंट सू किंग योंग के थ्रू। चैप्टर 6। सीन 1। द माउंटेन्स जेनिथ। बर्फ से ढकी हुई एक बेनाम पहाड़ी के तीखे शिखर पर इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट का एक रॉ पल्स फैला हुआ था। हवा में नेचुरल बिजली नहीं, बल्कि इतने कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि एटमॉस्फेयर लिटरली क्रैकल कर रहा था। स्टॉर्म के सेंटर में एक अकेला आदमी खड़ा था, ये चैन। उसका चेहरा कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन का मास्क बना हुआ था। उसकी मिलिट्री स्टाइल ब्लैक जैकेट हवा के तेज झोंकों में फ्लटर कर रही थी, जो एनर्जी वॉटेक्स मिगी क्रिएट किया था। उसके हाथ में था एक फैंटम वेपन, जो एक कोलोसल ग्लोइंग डिवाइन एक्स के रूप में मैनिफेस्ट हो चुका था। एक्स के किनारे गोल्डन लाइट में हम कर रहे थे, जैसे पूरा आसमान उसकी तलवार में बंद हो। नीचे फॉरेस्ट के शेडो में छुपकर एक पाइनियन उसे देख रहा था, आंखों में डिसबिलीफ। ये डिवाइन एक्स को कंट्रोल कर रहा है। वो उसने अंदर ही अंदर गैस्प किया। इतनी प्रिसाइज स्पिरिचुअल कंट्रोल,
क्या ये बंदा चुपके चुपके 100 साल से कल्टीवेट कर रहा था? उस ऑब्जर्वर को याद आया जब उसने खुद 3 स्टार घोस्ट एक्स रिल्म ब्रेक करने की कोशिश की थी। मैं फेल हो गया था। डिवाइन एक्स के प्रेशर ने मुझे बाउंस बैक कर दिया था। खून उल्टी आई थी। 1 हफ्ते तक बेड पर था मैं। अब वो बस ऑ में खड़ा था, ये चैन की एफर्टलेस कंट्रोल देख के। जहां मैं फेल हुआ वहां ये आदमी मॉन्स्टर की तरह कामली कंट्रोल कर रहा है। ये चैन की हर मूवमेंट मेजर्ड, कंपोज्ड और टेरिफाइंगली प्रिसाइज थी। वो एक स्टॉर्म के बीच में आई ऑफ काम बना खड़ा था। ये बंदा किसी पायनियर से ज्यादा एक भगवान लगता है जो मॉडल्स के बीच उतर आया हो, ऑब्जर्वर ने सोचा। फिर अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुई। वुश! डिवाइन एक्स मूव हो गया, ऑब्जर्वर चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोल्डन लाइट पूरे आसमान में आर्क करके ईस्ट की तरफ फेड हो गया। ये चैन ने गहरी सांस ली। फॉग में उसका ब्रेथ क्लियरली दिख रहा था। एक्स की रोशनी स्टेबल हो गई और भी पावरफुल। ब्रेक थ्रू 2 स्टार घोस्ट एक्स रेल्म अचीव्ड। ऑब्जर्वर ने जमीन पर मुक्का मारा। फिर से चूक गया मैं। सीन 2 द इन्विटेशन। ये चैन माउंटेन के शिखर से क्वाइटली उतर रहा था जब उसने एक हल्का से मूवमेंट महसूस किया। ये तो वो है पिछले कुछ दिनों से मुझे ट्रैक कर रही हैं। एक छोटी सी क्लियरिंग में वो रुक गया। कुछ सेकंड बाद एक औरत दौड़ते हुए आई। सांस फूली पर आंखों में फोकस। वेट सीनियर, आप अभी भी यहीं हो राइट? सू किंग ने कहा डेस्परेट टोन को कंट्रोल करते हुए। उसने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन का इंसिग्निया था। बहुत केयरफुली रिस्पेक्ट भरी आवाज में बोली, मैं कैप्टन सू किंग हूं, क्राइंग स्क्वाड आई की, जो शिया कंट्री स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के अंडर काम करती है। मैं खुद भी एक पाइनियर हूं। मैं एसोसिएशन की तरफ से आपको ऑफिशियली इनवाइट करने आई हूं। 2 दिन से आपका ट्रेल फॉलो कर रही हूं, बस इसी उम्मीद में कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। वो टेंशन में अपने हाथ जोड़ सी रही थी। प्लीज़ ये सोच कर रिजेक्ट न कर दें कि मैं चिपक रही हूं। मैं जानती हूं आप शायद हमें ट्रस्ट न करें, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल स्टैम्प्स और डॉक्यूमेंट्स सब हैं। ये चिन्ह ने बस सीधी नज़र से उससे देखा। कोल्ड टोन में पूछा, वाई? सो किंग एक पल के लिए हेजिटेट हुई, फिर दिल से बोली, क्योंकि शिया कंट्री चाहता है सब पाइनियर्स को एक साथ लाकर रेगुलेट करे ताकि आप सबको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर हर कोई अकेला रहेगा तो हम रिवाइवल के बाद के अननोन दुश्मनों से कैसे सामना करेंगे? स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल कोई मजाक नहीं है, ये एक जंग है और उस जंग में हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये चंद के दिमाग में सोच तेज घूम रही थी। हाँ, मुझे याद है पिछली जिंदगी में शिया कंट्री हार गया था। मैं दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। सू किंग ने अपना आईडी कार्ड आगे बढ़ाया। मेरा नाम सू किंग है, मैं रिवाइवल से पहले एक एथलीट थी, नेशनल रनर अप। ये मेरा आईडी कार्ड है, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये चैन ने उसे देखा। एक हल्की सी स्माइल आई। मुझे याद है, उसने धीरे से कहा। ठीक है, मैं सोचूंगा। सू किंग के चेहरे पर थोड़ा लाइट आया, पर यह चैन ने कंडीशन रख दी। लेकिन तुम मेरी लोकेशन किसी को नहीं बताओगी। ठीक है, सू किंग ने तुरंत कहा। मैं सिर्फ ब्रेक थ्रू एनोमली का पार्ट रिपोर्ट करूंगी, सच का आधा, फिक्शन का आधा। दैट विल वर्क। ये चैन ने हाँ में सिर हिला दिया। सीन 3 द करप्टेड फॉरेस्ट। कुछ वक्त बाद एक अलग ही फॉरेस्ट में, जहां हवा खुद में कुछ गलत महसूस हो रही थी, सू किंग अभी भी ट्रैकिंग कर रही थी। फिर से नहीं पकड़ा मैंने उसे, उसने दांतों तले बोला, दौड़ते दौड़ते रुककर सांस लेते हुए। ये बंदा जानबूझ के ट्रेस क्लीन कर रहा है। मेरा मिशन नाइटमेयर बन गया है। उसने ट्री के अगेंस्ट लीन किया। उसके ब्याल बाल हवा में हिल रहे थे, जो उसके पाइनियर होने का सटल साइन था। फिर उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो गई। याद आया कुछ और ज्यादा खतरनाक बात। वो वापस आ गए? वो चीजें जिनसे रिवाइवल के बाद दुनिया हिल गई थी। सू किंग की यादों में वो ट्विस्टेड इविल क्रिएचर्स फ्लैश हुए, कुछ कोल्ड और इमोशनलेस, कुछ वायलेंट और मैड। वो पोल्यूशन जोन्स के पावर पे फीड करते हैं, कुछ एलियन बीस्ट्स बन जाते हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के डिस्गाइज में इंसानों को खा जाते हैं, और सबसे खतरनाक वो नए पोल्यूशन जोन्स बनाते हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो पूरी इंसानी दुनिया को करोड़ कर देंगे। हवा में करप्शन लिटरली महसूस की जा सकती थी। सीन 4 इनटू द अननोन। इन सबसे दूर ये चैन नए टेरिटरी के एज पर खड़ा था। हवा में एक डार्क सिकनिंग ब्लू ब्लैक एनर्जी तैर रही थी। उसके हाथ में डिवाइन एक्स था। अब वो ब्लाइंडिंग नहीं बल्कि एक कंटेन्ड लीथल ग्लो छोड़ रहा था। सिस्टम के वार्निंग्स उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। पॉल्यूशन जोन नॉर्थ ईस्ट डिटेक्टेड अहेड, डेंजर लेवल एक्सट्रीम, एनर्जी फ्लक्चुएशंस अनस्टेबल, पॉल्यूशन लेवल अननोन। ये चैन ने अपनी ग्रिप टाइट की। सोचना कम, चलना ज़्यादा। दूसरी जिंदगी का फायदा तभी है जब मैं डायरेक्टली अपना रास्ता बनाऊं। वो एक अकेला वॉरियर बनकर करप्शन के अंधेरे में कदम रखता है। डिवाइन एक्स उसका इकलौता बीकन।
काली धुन में उसकी सिलवेट गायब हो गई और करप्शन का बैटलफील्ड खुल गया। Chapter 7 Scene 1 The Association Briefing स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। रूम में सिर्फ ठंडी फ्लोरेसेंट लाइट थी और मॉनिटर्स पर एक ही जगह का लाइव स्पेक्ट्रल स्कैन ब्लिंक कर रहा था, जेड एम्परर पीक। एसोसिएशन का डायरेक्टर, एक थका हुआ पर सख्त आदमी, टेबल के सामने खड़ा था। उसके इर्द गिर्द सिर्फ कुछ ही सीनियर पाइनियर्स बैठे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन स्कैन के मुताबिक डायरेक्टर ने एक ग्राफ पर पॉइंट किया जो सीधा स्काई तक शूट कर रहा था। जेड एम्परर पीक का डेंजर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। रूम में हल्की सी टेंशन फैल गई। जो माउंटेन पहले एक सिंपल जगह थी, अब एक स्पिरिचुअल एनर्जी का नेक्सस बन चुकी थी। जेड एम्परर पीक के समिट को तुरंत सील करो, नया पॉल्यूशन जोन एस्टैब्लिश करो, डायरेक्टर ने ठंडी पर भारी आवाज में कहा। यह इंसिडेंट सडन भी है और क्रिटिकल भी। किंगिंग को दूसरे मिशन से तुरंत बुला लिया गया है। किंगिंग, जो पहले ये चंद से मिली थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब मजाक या कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ एक शार्प पाइनिया का फोकस। किंगिंग, डायरेक्टर ने कहा, रिपोर्ट करो। सर, समिट फिलहाल बिल्कुल इनएक्सेसिबल है। थंडर टाइप स्पिरिचुअल पावर इरप्ट होने के एज पर है। हमने इसे ए रैंक पॉल्यूशन जोन डिक्लेयर कर दिया है। रूम में एकदम से साइलेंस छा गया। ए रैंक मतलब कैटास्ट्रॉफिक लेवल का डेंजर। एक ऑफिसर ने अपना टैबलेट देखा और धीरे से बोला, इस रेट से तो नेक्स्ट 1 आवर में ये एस रैंक तक बढ़ सकता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल अभी एक्टिवेट करना पड़ेगा। किंगिंग ने सर हिलाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीरियस थी। सर, हमारे रीजन में कोई भी पाइनियर वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, मैं भी नहीं। इवन एक 3 स्टार घोस्ट एक्स रेल्म पाइनियर का प्रोजेक्टेड मोर्टेलिटी रेट है 100%। थप। डायरेक्टर ने टेबल पर हाथ मारा। तो फिर लॉकडाउन बेस से शुरू करो। 24 आवर की पेट्रोल लगाओ। किसी को भी माउंटेन पर चढ़ने मत दो। सोर्स पर ही कट ऑफ करो। लॉक डाउन द एंटायर माउंटेन। इस एक ऑर्डर के बाद सब समझ गए, ये सिर्फ एक डेंजरस जगह नहीं, एक फॉरबिडन जोन बन चुका था। सीन 2 द हार्ट ऑफ द स्टॉर्म। इस सब के बीच माउंटेन के सबसे ऊपर जेड एम्परर पीक के फॉरबिडन हार्ट में ये चंद पहले ही पहुंच चुका था। हवा यहाँ हवा नहीं, तलवार जैसी थी। हर ब्रेथ में रॉ क्रैकलिंग थंडर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। गुड थिंग आई हैव द गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक पपेट क्लोन, ये चन ने सोचा, अपनी प्रेपरेशन याद करते हुए। क्लोन सिर्फ एक टूल था डेटा कलेक्ट करने के लिए। असली काम उसका खुद का था। उसे थंडर एट्रीब्यूट का सबसे शुद्ध एसेंस, जो सिर्फ स्टॉर्म के बीच मिलता है, वही चाहिए था। ये नया एरा था, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल का। इंसान अब फूड चेन के टॉप पर नहीं था। दुनिया बदल रही थी, और डेंजर्स भी। इन फ्यूचर इवन कल्टीवेटर्स विल फेस मॉन्स्टर्स दे कांट इमेजिन। उसने अपने अंदर की कमजोरी पे नजर डाली। गोल्डन सन यांग एट्रीब्यूट और क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक इनर फ्लेम में वो माहिर था। उसने अपनी टैंग ब्लेड में एट्रीब्यूट्स एम्बेड किए थे। डिस्ट्रक्टिव पावर हाई थी, पर ओवर रिलायंस ऑन वेपन्स एक वीकनेस है। मुझे खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसने ऊपर देखा, जहां स्टॉर्म ब्लू वाइट लाइटनिंग बरसा रहा था। ये थंडरस पावर परफेक्ट है मेरे लिए। जो हेवन और अर्थ की चेंजेस में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता, वो मर जाता है। सीन 3 द टेम्परिंग। ये चेन स्टॉर्म के कोर की तरफ चढ़ने लगा। रेजिस्टेंस तुरंत महसूस हुआ, जैसे माउंटेन्स खुद उसे पीछे धकेल रहे हों। उसके मसल स्क्रीम कर रहे थे। थंडर एट्रीब्यूट एक प्राइमल और वायलेंट फोर्स था। ये जैसे आसमान खुद उसे तोड़ देना चाहता था। हर सांस एक जंग थी। कैसे कैसे इसे कंट्रोल करूं? उसने दिमाग ठंडा किया। सिस्टम की बातें याद आईं। डायरेक्ट कांटेक्ट लेना होगा और अपने यांग एट्रीब्यूट को लिमिट तक पुश करना होगा। गोल्डन सन एनर्जी उसके बॉडी के अराउंड एक फायर लाइट शील्ड बन गई। ब्लू वाइट लाइटनिंग्स उसके इर्द गिर्द छिड़ी हुई थी। एक एक इंच दर्द में वो आगे बढ़ता गया। आसमान से लड़ा, दुनिया पर अपनी विल थोपी। आखिर वो पीक पर पहुंच गया जहां से कोई लौट नहीं सकता था। मुझे मर के जीना होगा। थंडर ने उसकी सांस बंद कर दी, जैसे किसी ने उसे कोरोसिव पानी में फेंक दिया हो। आसमान गरज रहा था। हर साउंड वेव एक फिजिकल पंच थी। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन, पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट डिटेक्टेड, कंपाइलिंग इन प्रोग्रेस।
आसमान की एनर्जी उसके सामने झुक गई। यू हैव ऑब्टेन्ड डिवाइन थंडर टेम्परिंग, समन हेवनली लाइटनिंग टू टेम्पर योर फ्लैश, गेन्ड 50 सीरियल पॉइंट्स। थंडर ने उसे छोड़ा नहीं, उससे बनाया। थंडर एट्रीब्यूट, एक स्पीयर भी, एक शील्ड भी। दर्द गया, अब एनर्जी सिर्फ हिम्मत थी। हर नर्व, हर बोन, हर मेरिडियन में रीबर्थ हो रहा था। सीन 4, आफ्टरमैथ एंड एनालिसिस। अगली सुबह जेड एम्परर पीक पर थंडरस्टॉर्म खत्म हो चुका था। थंडर का वेट अभी भी हवा में था, पर मैनेजेबल। एक पाइनियर टीम मेजर हान के लीड में साइट पर पहुंचा। स्कैनर्स बीपिंग कर रहे थे। मेजर हान, रीडिंग्स अजीब हैं, एक ऑफिसर ने बोला। ये एनर्जी जैसे कोई हरिकीन आया हो और फिर पूरा वैनिश हो गया हो। मेजर ने समिट पर उंगली पॉइंट की। थंडर एट्रीब्यूट अभी भी यहाँ है, और कोई यहाँ था। सू किंगिंग का दिल जोर से धड़का, वो एनर्जी पहचानी सी लगी। ये चेन? मेजर ने एक ब्लैक फेदर उठाया जो पार्शियली सिंच था। उसने फिंगर से छुआ और फेदर लाइटनिंग में डिसॉल्व हो गया। ये पाइनियर का काम है, मेजर ने कहा। किसी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। वाई? सू किंगिंग ने पूछा टेंशन छुपाते हुए। बिकॉज, मेजर ने घूरकर कहा, क्योंकि थंडर का जॉय एक यूजर के एब्जॉर्प्शन से स्टेबलाइज हुआ है, और रेमनेंट एनर्जी मेरी खुद की एनर्जी जैसे लग रही है। सू किंगिंग के जहन में एक नाम चमका, द ग्रेट पाइनियर। मेजर ने उसकी सोच कंफर्म कर दी। ये किसी नॉर्मल कल्टीवेटर का काम नहीं है। इस इंसान ने कैटास्ट्रोफी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को टेम्पर किया है। कहीं दूर एक पाइनियर ने टेबल पर हाथ मारा। फ्रॉम नाउ ऑन स्पेयर नो एक्सपेंस, फाइंड दिस पर्सन। वापस पीक पर ये चन अकेला खड़ा था। स्टॉर्म का मालिक बन चुका था। एम्बेड थंडर एट्रीब्यूट? यस। डिवाइन एक्स उसके हाथ में क्रैकल कर रही थी, ब्लू लाइटनिंग के साथ। माय न्यू कोड नेम, टायरेंट। चैप्टर 8 सीन 1 द एसोसिएशन का अर्जेंसी। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन का मेन ऑफिस आज कुछ ज़्यादा ही रेस्टलेस लग रहा था। नॉर्मली यहाँ हसल होती थी, लेकिन जेड एम्परर पीक के बाद का माहौल अलग था। एक अजीब सी टेंशन, थोड़ा रिलीफ और बीच में एक बड़ा कन्फ्यूजन। जो एस रैंक डिजास्टर आने वाला था वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। सब कुछ इतना सडन था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। एक सीनियर ऑपरेटिव, एक शार्प दिमाग वाली स्ट्रैटेजिस्ट टाइप लेडी अपने कॉमर्स में बोल रही थी, हमारी प्रायोरिटी सिंपल है, टायरेंट को जल्दी से जल्दी रिक्रूट करो, तब तक इन्फॉर्मेशन को सील रखो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस आया, श्याओसू। उसकी आवाज़ काम थी, पर टेंशन छुपी हुई थी। नेचुरल है, पर हमारे पास ऑलरेडी एक हाई लेवल पायनियर है जो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसने आंखों के कोने से सुकिंग यांग की तरफ देखा, जो वहां बिल्कुल कंपोज्ड खड़ी थी, या फिर एटलीस्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी। बस, अब मैं गई काम से, कुछ स्लिप हो गया तो सब खत्म, उसने सोचा। वो जानती थी जो लोग डिस्कस कर रहे थे वो कोई और नहीं, ये चेन ही था, वही बंदा जो पीक की एनर्जी अब्जॉर्ब करके चला गया था। श्याओसू, मेजर हैन को रिपोर्ट करो। श्याओसू सीधा खड़ा हुआ, सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। मेजर हैन, बात कुछ ऐसी है, जिस पायनियर में ए रैंक पोल्यूशन जोन नॉर्थ गेट ऑफ चिंगचंग यूनिवर्सिटी को प्योरीफाई किया। सूकिंग यांग के माथे पर ठंडी पसीना आ गया। उसका मिशन कुछ और था, लेकिन ये चन ने तो लिटरली कंटैमिनेशन जोन को सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया था। अब उससे शौक दिखाना था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसने मेजर हैंड को काम टोन में बोला। पर उसकी लोकेशन हर वक्त बदलती रहती है। एक दफ़ा मुझे एक शैडो बीस्ट का लाश मिला था, उसने मारा था, पर मैं 100 मीटर भी पास नहीं पहुंची थी और वो ऑलरेडी गायब। बाहर से कंपोज्ड, अंदर से टोटल धुआं। अगर मैंने सच बोला तो ये लोग उसे डाइसेक्ट करने लगेंगे। तो कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कशन इंटेंस हो गया। कोई सोच भी नहीं रहा था कि जिस पायनर के ऊपर इतनी स्पेकुलेशन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट कीपर उनके बीच में ही खड़ी है। तभी मेजर हैन के कॉम्स में एक प्रायोरिटी कॉल आया। मेजर हैन बोल रहा हूं। हाँ, समझा। उसका चेहरा तुरंत ग्रिम हो गया। एक पायनियर टीम लैगेस्ट्रोमिया नाइट एरिया के नॉर्मली जोन की तरफ जा रही है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड ऑलरेडी एंड रूट है, पर उन्हें पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। HQ को इमीडिएट बैकअप चाहिए। एक कम्युनिकेशन ऑफिसर ने डिप्लॉयमेंट मैप चेक किया। 12 घंटे?
यही फास्टेस्ट है। शा कंट्री में अनॉर्मलीज हर जगह रिवाइव हो रही हैं। HQ भी ओवरलोड है। फिर स्क्रीन पे एक अलर्ट फ्लैश हुआ। वेट, उस एरिया में एसोसिएशन के एजेंट्स ऑलरेडी हैं। टीम लीडर डोंकी सूकिंग यांग वहाँ पायनियर ऑब्जर्वेशन पर है। हम उसे टेम्परेरी असिस्ट के लिए बुला सकते हैं। मेजर हान ने सीधा सूकिंग यांग की तरफ देखा। उसे तुरंत बुलाओ, मैंने उसके काफ़ी अचीवमेंट सुने हैं। सूकिंग यांग ने अंदर ही अंदर ग्रोन किया। हाँ, मैंने कब इतने काम किए? उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला, गॉट इट सर। सीन 3, द डिस्ट्रॉयर स्कॉट का प्राइड। कॉम्स लाइन पे एक नया वॉइस क्रैकल हुआ। शार्प, एरोगेंट। बस ओवर टाइम के लिए बुला रहे हो? वॉइस में प्योर मैन स्पेशल हूं वाला एटीट्यूड था। ऑलरेडी स्ट्रेस सूकिंग यांग ने कॉम पकड़ लिया। उसकी आवाज़ आइस कोल्ड थी। सूकिंग यांग यहाँ है। लैगेस्ट्रोमिया नाइट अनॉमली लोगों को खा रही है। ये कोई ओवरटाइम का मामला नहीं है। इस तरह से हेल्प मांगते हो? एरोगेंट पायनियर ने स्नियर किया। सूकिंग यांग ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल जीरो हेजिटेशन के साथ। लगता है डिस्ट्रॉय स्क्वाड इतना इलीट है कि तुम्हें बैकअप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंक स्क्वाड रिट्रीट करेगा। उसने डिस्कनेक्ट करने का सिग्नल दे दिया। वहां पैनिक मच गया। बॉस ने इतनी बढ़िया बंदी को गुस्सा दिला दिया, अगर कोई खाया गया तो? सूकिंग यांग का वॉइस वापस आया, फियर्स और ठंडा। तब वो उनका प्रॉब्लम है। हमारे मिशंस भी कम डेंजरस नहीं होते। हम भी अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें भी तुम्हारे पैनिक बटन ने खींच लिया है। लीड पायनर का एरोगेंस तुरंत मेल्ट हो गया। वेट, प्लीज, मेरी गलती थी। कैप्टन सॉरी, हमें तुम्हारी टीम की जरूरत है। हम हैवी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और अनॉमली सिविलियन एरिया की तरफ बढ़ रही है। सूकिंग यांग ने थोड़ा सा स्मर्क किया, स्वीट रिवेंज। फिर एक ठंडी साई ली। वो जानती थी, जितना इरिटेटिंग डिस्ट्रॉय स्क्वाड है, उतना ही पावरफुल भी। ये टाइम पर्सनल फ्रस्ट्रेशन का नहीं था। समझा, इंक स्क्वाड ऑन द वे, उसने फाइनली बोला। उसकी आंखें ऑलरेडी मैप के कोऑर्डिनेट्स पे फिक्स हो चुकी थीं। इनका एरोगेंस कभी खत्म नहीं होगा, पर उनके बिना हम बचे भी नहीं रहेंगे। और कहीं उसी मैप के कोने में एक और नाम उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, ये चेन, टायरेंट। एक ऐसा पायनियर जो रूल्स के बाहर चल रहा था, जो इम्पॉसिबल को सोलो कॉन्कर कर रहा था। आगे का बैटल उसका इंतजार कर रहा था। चैप्टर 9। शहर का रात का माहौल तनाव से भरा था। कैप्टन सू के कॉम्स यूनिट में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। फाउंड इट, ओवर हियर, बिगिन ऑपरेशन। बस इतना कहना था। एक 4% डिस्ट्रक्शन स्क्वाड तुरंत फैल गया। उनकी हर मूवमेंट शार्प, प्रिसाइज, जैसे मशीन। टारगेट फाइल नंबर 7, कोड नेम कैंडल नाइट। एक ऐसा अनॉमली जो अंधेरे, नमी और सबसे ज्यादा इंसानों को खाने में मजा लेता था। अंडरस्टूड डिस्ट्रक्शन स्क्वाड। कैप्टन सू की आवाज स्टील की तरह ठंडी और क्रिफ्ट थी। पर स्क्वाड पैरामीटर सेट कर ही रहा था कि हवा को चीरते हुए एक चिलिंग हाई पेस्ट गूंज उठी। टारगेट हैज डिटेक्टेड अस, सू ने गरज के कहा। डिस्ट्रक्शन स्क्वाड, डिप्लॉय फॉर्मेशन। गो! किसी ने चीखकर ऑर्डर रिपीट किया। टीम ने तुरंत अपने डायरेक्शंस ले लिए। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, फुल एनसर्कलमेंट। लेकिन कैंडल नाइट कोई जानवर नहीं था, यह सोचता था। एक सेकंड में उसने सोनिक ब्लास्ट छोड़ा, इतना तेज कि सबका बैलेंस हिल गया। वॉच आउट फॉर द साउंड वेव, डॉज! कैप्टन सो ने अपने आप को पीछे फेंका। हवा हिल चुकी थी, जैसे किसी ने इस शहर का फाउंडेशन हिला दिया हो। कुछ ही दूर एक स्क्वाड मेंबर ग्राउंड में घिसक कर गिर गया। आर यू ओके, कैप्टन? सो ने अपनी सांस संभाली। पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन पर से नीचे बही। एज एक्सपेक्टेड, कैंडल नाइट पावरफुल है। अगर थोड़ा भी लेट होती, मेरा पूरा बॉडी क्रश हो जाता। उसने जमीन पर देखा। जगह पूरी तरह से करोड़ हो चुकी थी। इस लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर और डार्क एट्रीब्यूट के साथ अगर ये शहर में थोड़ा भी देर रहा तो डिजास्टर पक्का है। कैंडल नाइट ने घुरघुराहट भरी। इट्स ट्राइंग टू बरो अंडरग्राउंड टू एस्केप। किसी स्क्वाड मेंबर ने चीख कर वार्निंग दी। कैप्टन सू, ये डार्क एट्रीब्यूट है, करोसिव। जो टच करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और हमारे पास हाई टियर काउंटर नहीं है। मैं जानती हूं। सू की आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। ये तुरंत टनल नहीं बना सकता। सब लोग चेज इट, एस्केप करने मत देना। स्कॉट पीछे भाग गया। सू ने एनालिस्ट की तरफ देखा। फॉर्मेशन मत तोड़ो, हमारा काम रियल टाइम इंटेल और टैक्टिकल एडजस्ट करना है। तभी एनालिस्ट में अपना हाथ ऊपर उठाया।
आंखें ऑक्सिलरी वॉच पर चिपकी थीं। वेट, स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन अभी स्पाइक हुआ है। एक ठंडी सी सरसराहट सू के रीढ़ की हड्डी तक चली गई। ये नॉर्मल नहीं है। मैं अंदर जा रही हूं, तुम सब यहीं रहो, स्टे अलर्ट। फैक्ट्री का अंदर का माहौल जोरदार जहर से भरा था। रस्ट का स्मेल और कुछ हैवी, टॉक्सिक, जो गले में चिपक रहा था। ये जगह एक अबैंडन्ड फैक्ट्री, उसने धीरे से बोला, अपनी एसोसिएशन डेवलप्ड वॉच एक्टिवेट करते हुए। एवरेज स्क्वाड के लिए सेफ अनॉमली एनर्जी थ्रेशोल्ड है 50। उसने स्क्रीन देखी, कैंडल नाइट का अभी था 48। पर फिर नंबर्स जंप करने लगे। 65, 72, 80, 95। वेट, ये 80 के ऊपर चला गया और अब भी बढ़ रहा है। दिल में अलार्म बज गया। एक नहीं, 2 अनॉमलीज हैं। कैंडल नाइट ने हमें यहां ल्योर किया। रिट्रीट, सबको बाहर निकालो। सू ने पलट के भागना शुरू किया, लेकिन फैक्ट्री में मिस्ट और भी घनी हो गई थी। फुटस्टेप्स की आवाजें, स्ट्रगल की चीखें, सब अंडर वाटर जैसी लग रही थी। मेरे सेंसेस इन्वेड हो रहे हैं। यह पॉइजन गैस है। टीम, मुझे सुन सकते हो? साइलेंस। बस उसका दिल धड़क रहा था। मैं फैक्ट्री में अकेली हूं। कैंडल नाइट सिर्फ एक डीकॉय था। रियल मॉन्स्टर तो ये ब्लैक मिस्ट ही है। और एक सर्पेंट, एक बड़ा और इंटेलिजेंट सर्पेंट। पॉइजन उनकी सेंसेस को पैरालाइज कर रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो रही थी। अगर पावर यूज करते तो जल्दी खत्म हो जाते। सू ने धीरे से जमीन पर घुटने टेक दिए। मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। अब मैं सिर्फ एक लाश बनने वाली हूं। मिस्ट में कुछ हिल रहा था। अनॉमली उनको टॉयज की तरह खेली जा रही थी। सू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। इज दिस द एंड? और तब ऊपर का छत क्रैश करके फट गया। चिंगारी, पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े बरसने लगे। एक फिगर सीलिंग तोड़ के नीचे आया, डार्कनेस और लाइट में लिपटा हुआ। एक जवान आदमी, आंखों में आग, पहने हुए एक सिंपल हुडी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। उसने जमीन पर लैंड होते ही तलवार खींच ली। ग्राउल। सर्पेंट ब्लैक मिस्ट में से तेजी से निकला, इतना बड़ा, इतना तेज, जैसे मौत खुद आई हो। पर आदमी और तेज था। उसका ब्लेड सर्पेंट के सर पे टकराया, धमाका जैसे हुआ। सर्पेंट पीछे गया, चिल्लाता हुआ। ये बंदा स्ट्रांग है, पर सर्पेंट भी हाइटियर है, सू ने सोचा। फिर उस आदमी के शरीर में से ब्लू लाइटनिंग निकली, बिजली की तरह क्रैकलिंग। मिस्ट पीछे हट गई। बेट यू लाइक लाइटनिंग सो मच, उसने टॉन्ट किया और बिजली का तूफान सर्पेंट पे गिरा दिया। सर्पेंट चीखा। बिजली ने उसकी डार्क एनर्जी को जला दिया, पर वो रुका नहीं। लाइटनिंग से तुरंत आग में स्विच किया। स्वॉर्ड से ऑरेंज ग्लो निकला। नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स सी हाउ यू हैंडल फायर। व्हाइट हॉट फ्लेम्स का टॉर्नेडो सर्पेंट को लपेट गया। फैक्ट्री का ठंडा जहरीला माहौल टपने लगा। हंटर और प्रे के बीच का इक्वेशन बदल गया। गेम में अब एक नया प्लेयर आया था, और वो मार्शल आर्ट्स का रास्ता चुन चुका था। चैप्टर 10 द फायरी टेम्पेस्ट जो उस यंग लड़के ने अनलीश किया था, एक ब्लेड जो पूरे यांग फ्लेम से चमक रहा था, सीधा जाके टकराया मैसिव ब्लैक सरपेंट से। एक थरथराती हुई चीख ने हवा को चीर दिया। सरपेंट का दर्द और शॉक उस चीख में साफ सुनाई दे रहा था। लुक एट द ब्लेड, लड़का खुद से बोलता है, आंखें कॉन्सेंट्रेट करके। वो फ्लेम्स के कम होने का वेट नहीं करता। उसकी बॉडी ऑलरेडी ब्लर हो चुकी थी एक और डेवेस्टेटिंग अटैक के लिए। सरपेंट अपने ह्यूज साइज के बावजूद अपना सर घुमा लेता है। एक शार्प हिस के साथ वो अपने माउथ से ब्लैक कोरोसिव वेपर का जेट निकालता है, सीधा लड़के के सेंटर मास पे। एज एक्सपेक्टेड, इसका भी फॉलोअप मूव था। उसने सोचा,
अपने बॉडी को मिड एयर में ट्विस्ट करके उस टॉक्सिक स्प्रे का सबसे बुरा हिस्सा अवॉइड करते हुए। अगले ही सेकंड में सरपेंट पूरी तरह रेज में था। उसका बड़ा सा बॉडी वृद्ध कर रहा था और उसकी डार्क ऑरा फिर से सर्ज कर गई। ग्रार। वो लड़का अब एक नामलेस व्हर्लविंड ऑफ पावर सरपेंट के काउंटर को सिर्फ एक हल्की सी स्मर्क के साथ वेलकम करता है। गुड थिंग मैं पहली सेंस कर गया था, उसने सोचा। ये सरपेंट का डार्क ऑरा कैंडल नाइट से भी ज्यादा हैवी है। उसके दिमाग में पहले अटैक का फ्लैशबैक आया। जब उसने टैंक स्वॉर्ड से फ्लेम अनलीश की थी, उसने अपना पावर वापस खींच लिया था। स्वॉर्ड को सिर्फ एक कैरियर बनाया था, थंडरबोल्ट पावर साइलेंटली उस सरपेंट के बॉडी में डाल दिया था। कैंडल नाइट सिर्फ क्रीपी और स्नीकी था। उसकी पावर वीक थी, बस ब्लड लस्ट पे चलती थी। ऐसे क्रीचर्स सिर्फ एक या दो इंसान को हार्म कर सकते थे, इवॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन ये सरपेंट, एम्बुश स्केल ही कुछ और था। उसका पॉइजन में पैरालाइजिंग इफेक्ट था, एक साइलेंट किलर। उसने महसूस किया कैसे थोड़ा सा टॉक्सिन उसकी सेंसेस को चुभ रहा था, लेकिन गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक का वार्म फ्लो उस इफेक्ट को तुरंत न्यूट्रलाइज कर रहा था। परफेक्ट एंटी अनोमली कॉम्बो। यांग फ्लेम डिसॉल्व्स पॉइजन, गोल्डन सन ब्रीदिंग हील और प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, थंडर एट्रीब्यूट सब कुछ प्यूरिफाई कर देता है। दूसरे लोग होते तो अब तक मर चुके होते। जस्ट एज आई थॉट, ये सरपेंट एक म्यूटेटेड इंटेलिजेंट स्पीशीज है, उसने सोचा। स्नीक अटैक मास्टर है ये। 3 स्टार घोस्ट एक्स रेल्म का क्रीचर कैंडल नाइट के साथ मिलकर परफेक्ट ट्रैप बनाता था, एलीट पायनियर्स को खत्म करने के लिए। कितने लोगों को ये खा चुका होगा, उसने सोचा। फिर आया फाइनल स्ट्राइक। उसने अपनी प्यूरिफाइंग थंडर और ब्लेजिंग फ्लेम दोनों को एक लीथल कॉम्बो में अनलीश किया। फैक्ट्री फ्लोर हिला दिया उसने। सरपेंट की चीख खामोशी में बदल गई और उसका पूरा बॉडी ऐश बन गया। नो मैटर हाउ वेनमस, एंड तो ऐश ही होता है, उसने धीरे से कहा, अपनी सोट शीत में डालते हुए। इनर फ्लेम पावरफुल थी, लेकिन थंडर एट्रीब्यूट का ट्रिपल क्रिट ने सबका स्पॉटलाइट ले लिया। लगता है मैं पायनियर्स में काफी डिसेंट लेवल का फाइटर हूं अब, उसने सोचा, थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए। तभी एक हल्की सी गैस्प की आवाज आई। समवन स्टिल अलाइव। उसने टर्न किया। उसकी थंडर फ्लेम की पीली चमक ने पूरी फैक्ट्री को रोशन कर दिया। और तब उसने उसे देखा, कैप्टन सू। वो फ्लोर पे कर्ल्ड अप थी, अपने आंखों को उस डैजलिंग लाइट से बचा रही थी। वो एसोसिएशन वाली सू समथिंग। वो आगे बढ़ा। उसके फुटस्टेप्स अब लाउड घूम रहे थे खाली जगह में। हे, एक्टिंग बंद करो, तुम्हारी प्लेइंग डेड परफॉर्मेंस वीक है। सू ने हाथ हटाए, पहले सरप्राइज, फिर एक ऑकवर्ड सी मुस्कान। नहीं, एक्टिंग नहीं थी, मैं तो स्मेल से ही होश में आई हूं। वो बिल्कुल कन्विंस नहीं था। तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी टीममेट्स का एनर्जी खत्म हो गया था, लेकिन तुमने अपने आप को शील्ड किया। अगर विल पावर ना होती तो तुम ब्लड और बर्न फ्लैश की स्मेल तक महसूस नहीं करती। सू के फेस पे थोड़ा सा जेन्युइन एडमिरेशन प्लस कंफ्यूजन आया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, उसने ऑकवर्डली कहा। वो नोटिस कर गया मैंने एनर्जी बचा के रखी थी। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आंखें बंद करना बंद करो। बस एक प्रॉमिस चाहिए, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। सू के दिमाग में फ्लैश हुआ। ही इज वे मोर पावरफुल देन आई थॉट, और आज तो फ्रेंडली भी लग रहा है। लेट हो रहा है, उसने हाथ हिलाया। तुम सेफ हो, मैं चलता हूँ, बाकी सब तुम संभाल लो। हे वेट! लेकिन वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। एक सेफ डिस्टेंस पे टेलीपोर्ट होकर उसने सर हिलाया। गुड थिंग उसने मुझे डार्क एट्रीब्यूट अब्सॉर्ब करते हुए नहीं देखा। वो फीलिंग डिस्गस्टिंग थी, एक क्रीपी कोल्डनेस जो उसका बॉडी रिजेक्ट कर रहा था। सिस्टम ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। छोड़ो, घर जाके देख लूंगा। द मॉन्स्टर्स शैडो। फैक्ट्री के अंदर कैप्टन सू अब उठ चुकी थी। उसकी स्क्वाड धीरे धीरे होश में आने लगी। हे, जागो सब, फाइट खत्म हो गई है। व्हाट्स गोइंग ऑन? एक ऑपरेटिव ने तुरंत उठा। हम पे अटैक हुआ था। ये इतना यांग एट्रीब्यूट कहां से आ रहा है? सू ने डिस्ट्रक्शन को देखा। बर्न फ्लोर, ओजोन की स्मेल, क्रैकलिंग लाइटनिंग। किसी पाइनियर ने हमें बचाया। फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया। नहीं, मेरे मिशन के टारगेट ने। मिशन टारगेट? एक ऑपरेटिव हैरान। मैं एक हाई लेवल यांग एट्रीब्यूट पाइनियर को ट्रैक कर रही थी, वही था यहां पर। तो मैं उस पर नजर रख रही थी, लेकिन एक्चुअली उसने मुझ पे नजर रखी थी, और फिर भी उसने हमें बचाया। एक बंदा दोनों को सोलो कर गया, कैंडल नाइट और वो जाइंट सरपेंट। मॉन्स्टर है वो। तभी एक ऑपरेटिव ने ग्राउंड पे कैंडल नाइट के बचे हुए पार्ट को टच किया। इतनी वायलेंट एनर्जी। कैप्टन, आपने कहा था वो यांग एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ का रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी काफी इंटेंस है।
थंडर एट्रीब्यूट, हाई टियर। उसने शौक में कहा, कुड इट बी 2 हाई लेवल पाइनियर्स आए थे? सू ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, सिर्फ एक बंदा था। स्क्वाड चुप हो गई। नो वन वुड बिलीव दिस, सू ने धीरे से कहा। एक बंदा दोनों एट्रीब्यूट्स को हैंडल कर रहा था। थंडर टायरेंट या यांग फ्लेम वॉकर बन जाओ तो पाइनियर वर्ल्ड में टॉप टियर बन जाते हो, लेकिन डुअल हाई टियर एट्रीब्यूट, ये तो ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है।